नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हो। स्वागत है आप सभी का अकेडमी पे, इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुटेक प्लेटफॉर्म। और ये है हमारी आईआर एंड द वर्ल्ड की क्लास। तो गाइस, इस पे हम आईआर पढ़ते हैं, पिछले पूरे साल 1.5 साल का कवर करते हुए प्रेजेंट का भी कवर करते हैं। एंड ये क्लास बच्चों सिर्फ आईआर तक ही सीमित नहीं है, हम इसमें और भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस के जो करंट अफेयर्स में इवेंट्स होते हैं या ऐसी कुछ भारतीय मतलब नेशनल स्केल पे भी जो है अगर कोई बात इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है तो इस क्लास में जो कवर करते हैं हम, तो जो है इस क्लास का नाम है आईआर एंड द वर्ल्ड। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। ओके, शो सबसे पहले हम आपको गुड आफ्टरनून कहना चाहते हैं। नितिन, ओम यादव, तेबाना, मनदीप, ओके, Rajiv. So guys, please share the class and please like the class. Okay, please share the class, please like the class, so you know rest of the student can also come. Okay, please subscribe the channel also. अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है ये तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ठीक है। तो गाइस, ओमिक्रॉन बच्चों अभी रिसेंटली लास्ट वीक बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, तो मैंने सोचा थोड़ा बता ही देता हूं उसके बारे में। हालांकि आपको पता ही होगा, बट मैं थोड़े बेसिक्स आपको बताना चाहता हूं जो यूपीएससी शायद आपसे पूछ सकती है। ऑब्वियसली अब ओमिक्रॉन तो नहीं पूछेगी, डेल्टा वगैरह सबको बताया क्या है क्यों है। कुछ बेसिक बातें जो एक वायरस से जुड़ी होती हैं, और जो ओमिक्रॉन के बारे में ऐसा क्या अलग है, क्यों इतना ज्यादा ये न्यूज में आ रहा है, कि क्या है वीओसी, क्या होता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, क्या होता है, और एक्चुअली वायरस क्या होता है, और डरने की क्या जरूरत है जब हमने वैक्सीनेशन लगा रखा है हमने। तो ये सारी बातें जो है आपके मन में आ रही होंगी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अदर कोरोना वायरस विच वी आर ऑलरेडी अडेप्टेड, ओके, एंड नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओमिक्रॉन। तो ये जो है मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा गाइस। ओके, तो बच्चों यार, वायरस सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि वायरस क्या होता है, ठीक है बच्चों। वायरस ये सब बैक्टीरिया, ओके, और फंगस, ओके, आपके प्रोटोजोआ, ये सब पैथोजन में आते हैं। इनके लिए मेडिकल साइंस में, बायोलॉजी में एक वर्ड होता है पैथोजन। ओके, पैथोजन मतलब बच्चों वो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी में अगर चला जाए तो हमको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं पैथोजन। बच्चों पैथोजन में सब कुछ कई सब आ जाते हैं ये, ठीक है। बैक्टीरिया आ गया आपका, ठीक है, फंगस आ गई, फंगल इन्फेक्शन आपने सुना होगा, ओके, देन यू कैन हैव द प्रोटोजोआ आल्सो, ओके, अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आल्सो, ओके। इसमें बच्चों एक अलग ही कैटेगरी होती है जिसे हम कहते हैं वायरस। ओके बच्चों, वायरस और ये बाकी जो पैथोजेंस होते हैं इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? वो डिफरेंस ये होता है कि गाइस वायरस जो होता है, गाइस वायरस बच्चों ना ही, ओके, इट इज लिविंग बॉडी। इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, क्या वायरस एक लिविंग बॉडी है? क्या वायरस एक नॉन लिविंग बॉडी है? ओके, सो गाइस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बच्चों नॉन लिविंग भी नहीं है वायरस, और लिविंग बॉडी भी नहीं होता है वायरस। ये दोनों के ट्रांजिशन पे, जहां लाइफ और डेथ, मतलब द लिविंग एंड द नॉन लिविंग, बायोटिक एंड एबायोटिक थिंग्स का जो बॉर्डर है, जो ट्रांजिशन है, उस पे वायरस कहीं पे खड़ा हुआ है। ओके, क्यों बच्चों ये नहीं है एक लिविंग बॉडी? क्योंकि गाइस ये अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है, ये अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, अपने और ऑफस्प्रिंग्स नहीं बना सकता, ठीक है। इसको किसी और की जरूरत पड़ती है तब ये रिप्रोड्यूस कर सकता है, वरना वायरस जो है रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा। इसके पास वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सिस्टम ही नहीं है रिप्रोड्यूस करने का, ठीक है। वायरस बच्चों क्या करता है बेसिकली, जो हमको जानना है, हमें यहां पे कोई रिसर्च नहीं करनी है मेडिकल साइंस के लेवल पे, ठीक है, हमें इतना जाना है वायरस वाइज हमारी बॉडी में घुस के क्या करता है, ठीक है। बच्चों कोरोना वायरस पर्टिकुलरली जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक आरएनए बेस्ड वायरस है। ओके, आरएनए वायरस है वो,
ओके, आरएनए बेस्ड वायरस है, यानी इसका स्ट्रक्चर जो है वो आरएनए का बना हुआ है, डीएनए का नहीं बना हुआ। ठीक है गाइस, कैसे हम बीमार होते हैं और दिक्कत क्या होती है गाइस, ये एक ह्यूमन बॉडी का एक सेल है। ठीक है, इस पे क्या होता है, जब कोरोना वायरस आता है तो बच्चों कोरोना वायरस का जो एक कोरोना नाम पड़ा है, इस पे स्पाइक्स से बने होते हैं, आपने देखे होंगे। ठीक है, दी स्पाइक्स आर हेयर। ओके, जब कोरोना वायरस फर्स्ट वेव आई थी तब किसी को नहीं पता था कोरोना वायरस क्या होता है, हमारी बॉडी को भी नहीं पता था कोरोना वायरस क्या होता है। ठीक है, ये वायरस है गाइस, ये आपकी बॉडी में कैसे कितना कैसे एंटर कर जाएगा, ये आपके बॉडी के ब्लड में चला जाएगा, ये ब्लड में जाके सेल ढूंढेगा, जो सेल से बॉडी बनी होती है हमारी, और ये कैसे ना कैसे इस सेल को बेवकूफ बना के ये इसके अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये इसके अंदर पहुंच जाएगा। अब गाइस इस सेल का काम यार बॉडी में बहुत सारे काम करता है, इस सेल, इसकी वजह से ही जो है अपन खड़े हैं, काम कर पा रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। गाइस ये कोरोना वायरस जो है इस सेल में जाके हाईजैक कर लेता है इसको, ये इसको हाईजैक कर लेता है, इसकी प्रोग्रामिंग एक तरह से बदल देता है। इसको क्या काम करवाता है इससे, अब ये अपनी मल्टीपल कॉपीज बनवाता है, इससे अपनी मल्टीपल, क्योंकि ये खुद तो रिप्रोड्यूस कर नहीं सकता, तो इस सेल को पकड़ता है, ह्यूमन सेल को या किसी भी मैमल या बर्ड, इनको इफेक्ट करता है कोरोना वायरस, इनको सेल को पकड़ेगा और उससे अपनी कॉपीज बनाना चालू करता है ये। ठीक है, कॉपीज बनाना चालू करता है। सेल का बच्चों काम है करना, एक तो वो भी उसका काम जो है छूट गया, उसको बॉडी को जो डे टू डे वर्किंग में हेल्प होती है वो खत्म, और इन्फेक्शन फैल रहा है, वायरल इन्फेक्शन फैल रहा है। ठीक है बच्चों, दुख की बात यह है कि वायरस की कोई दवाई नहीं होती है, वायरस को मारा नहीं जा सकता। ठीक है, वायरस को मारा नहीं जा सकता। जैसे आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो अपन क्या एंटी फंगल दवाई खा लेते हैं, बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है तो अपन एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं। वायरस के लिए ऐसी कोई दवाई नहीं है बच्चों। वायरस का जो एक ही चीज मार सकती है वायरस को, वो है आपकी बॉडी खुद, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी, जो ऊपर वाले ने हमारे को बनाया है उसने ही वायरस का इलाज डाला है। इंसानों के पास अभी तक वायरस से लड़ने का कोई भी ऐसा शॉर्ट तरीका नहीं है, तभी हम HIV एड्स जो वायरस, वो भी एक वायरल डिजीज है, उससे भी डरते थे पहले, वो भी यही कारण था। ठीक है, अब गाइस क्या होता है बच्चों, एक बार वायरस अगर किसी को लग जाए, ये वाला कोरोना वायरस है, तो मुझे भी कोरोना हुआ था मई में, सेकेंड वेव आई थी मई में, 1 मई को हो गया था मेरे को एग्जैक्टली। ठीक है, जब गाइस पहली बार कोरोना वायरस अटैक करता है तो बॉडी कोलैप्स हो जाती है, सरेंडर कर देती है, लेकिन बॉडी धीरे धीरे उसको ओवरकम करने लग जाती है। बॉडी समझ जाती है कि ये बदमाश है, ठीक है, ये कोई खतरनाक चीज है और इससे बच के रहना है, और एक बार कैसे तैसे करके इसको हरा देती है। उसमें 1-2 महीने 3 महीने भी लग जाते हैं लोगों को सही होने में, नॉर्मल होने में। ठीक है, लेकिन बॉडी गाइस हमेशा याद रख देती है, एक तरह से आप जैसे कंप्यूटर का अपने फोन का अपडेट करते हैं ना, सॉफ्टवेयर एंटीवायरस आपके कंप्यूटर में भी होगा। ठीक है, हम अपडेट करना जरूर रहता है, ऐसे बच्चों हमारा सॉफ्टवेयर क्या अपडेट हो जाता है कि भाई इससे बच के रहना है, ये खतरनाक कोई चीज है जिससे बॉडी में बहुत समस्या हो गई थी लास्ट टाइम जब ये आया था, तो इसके लिए बिल्कुल सेफ रहना है। ओके, तो बच्चों ये वायरस ऐसे अटैक करता है। ठीक है, अब गाइस ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न, ओमिक्रॉन, डेल्टा, ये क्या होता है। ठीक है, वायरस की बच्चों एक और खूबी होती है, जब वायरस अपनी कॉपीज बनाता है, ठीक है, जैसे अपनी कॉपीज जब वायरस बनाता है, जब वो ह्यूमंस के थ्रू फैलता है और आगे बढ़ता है, तब बच्चों अपना शक्ल और सूरत बदल लेता है वो, उससे हम कहते हैं म्यूटेशन। जो भी आज सुनने में आ रहा होगा, म्यूटेट कर गया वायरस बहुत ज्यादा। ठीक है, अब गाइस मेरी बॉडी को पता है कि यार ऐसी शक्ल सूरत का कोई आएगा तो उसको घुसने नहीं देना है, घर में गेट बंद रखना है, एकदम चारों कुंडी बंद रखनी है। ठीक है, लेकिन गाइस अब इसमें ये अपना रूप बदल के आ जाए, मान लो मैं अपना यहाँ पे भेस बदल के आ जाऊं, आप मुझे पहचान ही नहीं पाओगे कि सरदार सर पढ़ा रहे हैं, मैं मूछे लगा के आ जाऊं, हो सकता है तब आप पहचान लो। मैं बियर्ड काट लूं या बढ़ा लूं, ठीक है, मैं बाल काट लूं, तो हो सकता है आप पहचान नहीं पाओ। लेकिन गाइस एक ऐसी भी स्टेज आएगी जब मैं इतना ज्यादा अपना हुलिया बदल लूंगा कि आप मुझे ही पहचान बिल्कुल भी नहीं पाओगे। ओके, सो गाइस यही होता है बच्चों म्यूटेशन की, वायरस बढ़ते अब जैसे कह रहे हैं ओमिक्रॉन 50% से ज्यादा उसमें चेंज आ गया है, म्यूटेट हो गया है। ठीक है, तो गाइस हो सकता है, अभी ऐसा प्रूव नहीं हुआ कि कितना ये बॉडी को मतलब इफेक्ट करेगा, लेकिन हो सकता है कि कोई अगर पहले से कोविड से इन्फेक्टेड हो और उसने जो है रेसिलियंस बना लिया हो या वैक्सीनेटेड हो, और उससे ओमिक्रॉन कहीं से कांटेक्ट में आ जाए तो दोबारा वो है बीमार पड़ सकता है, दोबारा उसकी जान पे जो है खतरा हो सकता है। ये ओमिक्रॉन का प्रॉब्लम है। ओके, इट इज अ म्यूटेशन बच्चों, थोड़ा सही है। ठीक है, अगर ये वायरस थोड़ा बहुत चेंज होके आएगा, ओके,
तो बॉडी पहचान जाएगी, बॉडी समझ जाएगी इसे दूर रहना है। मगर लेकिन बहुत ज्यादा ही म्यूटेट हो गया यार, ये 50% म्यूटेट हो गया ये, यानी कि बॉडी हो सकता है ह्यूमन बॉडी नहीं पहचान पाए इसको। और अब जो अपना सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था लास्ट टाइम वैक्सीन लगवा के, या डिजीज ही हो गया था कई लोगों को, वो काम ना है, समझ रहे हो आप। तो इसलिए इससे डर लगता है हमको, ठीक है गाइस। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जो वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन क्यों इस पे काम नहीं करेगी, ये भी एक सवाल है। ये जरूर सवाल हर समय टॉप जो चैनल आप खोल लो उस पर आता रहेगा कि वैक्सीन काम नहीं करेगी, को ओमिक्रॉन पे हो सकता है ना करे, जिनको दो दो डोज लग गए हैं वो भी ना करे काम। तो उसका क्या कारण है, ऐसा क्यों बोलते रहे, क्यों बोल रहे हैं वो लोग कि वैक्सीन काम नहीं करेगा। इसके लिए हमको पहले ये जानना जरूरी है कि बच्चों वैक्सीन होता क्या है और वैक्सीन काम करता कैसे है, तभी तो मैं जान पाएंगे कि वो क्यों काम नहीं करेगा। ओके बच्चों, वैक्सीन कोई दवाई नहीं होती है, ठीक है। वैक्सीन कोई दवाई नहीं होती है, वैक्सीन कोई मेडिसिन नहीं होती है। वैक्सीन, जिनको नहीं पता, शायद मोस्टली लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बहुत ही सरप्राइजिंग लगेगा ये बच्चों। वैक्सीन यार वही वायरस जो जिससे बीमारी हो रही है, या वही बैक्टीरिया जिससे बीमारी हो रही है, या वही पैथोजन जिससे बीमारी हो रही है, उसी का उसमें कोई अंश या कोई पार्टिकल या वो वायरस खुद भी होता है उसी वैक्सीन में। ओके, लेकिन वो थोड़ा कमजोर कर देते हैं उसको, ओके, या मार देते हैं उसको, ठीक है, इनइफेक्टिव बना देते हैं या उसको मार देते हैं, और वो आपकी बॉडी में उसे इंजेक्ट कर देते हैं, आपकी बॉडी में वो जाता है। ओके बच्चों, वायरस वही है, कोरोना का वही वायरस है, लेकिन वो स्ट्रांग नहीं था, वो ऑलरेडी वीक है। तो आपकी बॉडी क्या है, उससे लड़ेगी। तो वैक्सीन लगवाया होगा जब आपने पहली बार, तो 1-2 दिन आपको बुखार रहा होगा, फिर आप सही हो गए होगे, ठीक है। तो इसलिए रहा था वो, क्योंकि उस समय आपकी बॉडी लड़ रही थी एक कमजोर कोरोना वायरस से। ओके, लेकिन उस समय आपकी बॉडी ने सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया ऑटोमेटिकली कि यार इससे बच के रहना अगली बार। तो अगली बार जब आपके पास ओरिजिनल कोरोना वायरस भी आया होगा, बहुत पावरफुल जो होगा, उससे भी आपकी बॉडी जो है उससे गेट आउट कर दिया होगा, उसे एंट्री ही नहीं लेने दी होगी बॉडी के अंदर। ऐसे वैक्सीन काम करती है। वैक्सीन कुछ नहीं करती बच्चों, वैक्सीन वही है जैसे आप अपन फोन का हमारे सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हमारा मेरे विंडोज 10 है तो मैंने 12 डाल लिया, ठीक है, यही होती है वैक्सीन। वो आपका इम्यून सिस्टम को जाके बटन दबा देगी बस, ठीक है, अपने अंदर ही है सारी। भगवान ने सारी काबिलियत, इंसान हो सकता है इसका भी इलाज ढूंढ ले, बट अब तक इंसान ने वायरल डिजीज का इलाज नहीं ढूंढा। इसका इलाज हमारी बॉडी में ही है, लेकिन बॉडी को बच्चों एक बार वो बटन दबना चाहिए अंदर जाके। तो वैक्सीन से क्या होता है, वो बटन दब जाता है पर्टिकुलर, फिर हम आगे के लिए कॉशियस हो जाती है हमारी बॉडी कि यार ये वायरस आएगा तो इससे जो है बच के रहना है, ठीक है। अब गाइस प्रॉब्लम ये हो गई है कि अभी तक जो हमें वैक्सीन लगी थी, कोविड शील्ड, कोवैक्सीन या जो भी वैक्सीन थी, वो बेसिकली कोरोना वायरस जो आपके 2019 में आया था मेन, उसके हिसाब से बनी थी, ठीक है, उसके हिसाब से बनी थी, यानी कि वो आपको उससे प्रोटेक्शन दे सकती है। लेकिन गाइज ओमिक्रॉन जो है अभी वो काफी ज्यादा म्यूटेट हो गया है, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, वैक्सीन आपके लगी हुई है लेकिन वो इस तरह का वायरस है, और बता रहे हैं गाइज इसका जो स्पाइक प्रोटीन है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, इसमें ज्यादा चेंज हो गया है, इसमें जो है इस तरह का कुछ हो गया है, ये क्राउन जो है वो इस तरह का, या आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट it has changed a lot. Okay, it has changed a lot. So maybe your body could not recognize that it is the same thing which is lethal, which is not good for the cell. Okay, this thing should be stopped. Even if you are vaccinated, then also the virus can attack you, and the immune system can fail to respond accordingly. So this is the fear. लेकिन बच्चों अच्छी बात ये भी है कि जो सर्वे है वो जो है आया है, मैं उसके बारे में बात करूं, सीरो सर्वे के बारे में बताता हूं आपको, ठीक है। तो बच्चों वेरिएंट ऑफ कंसर्न के बारे में बात कर लेते हैं हम, ठीक है। अब गाइस मैंने आपको बताया पहला कोरोना वायरस है दुनिया का ये, ठीक है, ये पहला कोरोना वायरस है जो किसी पैंगोलिन से आया है या किसी बैट से आया है या चाइना ने इसे खुद ने बनाया है, हमें नहीं पता। तो हम सारी बातें कर लेते हैं यहां पे, ओके, ठीक है। गाइस ये वायरस धीरे धीरे क्या हुआ, चेंज होता गया, ठीक है, थोड़ा सा चेंज हुआ 0.1%, कोई दिक्कत नहीं है, चलो थोड़ा। ये वायरस की बच्चों खूबी होती है, म्यूटेट होता रहता है, वो चेंज होता रहता है। एड्स HIV का इलाज जैसे क्यों नहीं है, क्यों हम एक दवाई खा के उसको मार नहीं देते सारे वायरस को, क्योंकि आप दवाई बनाओगे A टाइप के लिए, जब तक वो जो होगा E टाइप का, तो आप हमेशा दवाई बनाते थोड़ी रहोगे, ठीक है। बच्चों वेरिएंट ऑफ कंसर्न
WHO उसी वेरिएंट को बोलता है जो कि जिसमें चेंज बहुत ज्यादा हो गया, म्यूटेशन लेवल जिसमें बहुत ज्यादा है, 20-30 जैसे 50% बता रहे हैं जिसमें ओमिक्रॉन में है, म्यूटेट ज्यादा हो गया हो, ट्रांसमिट ज्यादा होता हो वो, ठीक है, ट्रांसमिट रेट कह रहे हैं 5 गुना ज्यादा ट्रांसमिटेबल है, 5 टाइम्स मोर कम्युनिकेबल इट इज, ठीक है, लीथल ज्यादा हो, डेथ हो सकती है जिससे। तो बच्चों ऐसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है वो जो है WHO डिक्लेयर करता है। गाइस क्या सिर्फ ओमिक्रॉन को डिक्लेयर किया है वेरिएंट ऑफ कंसर्न? नहीं, अब तक 5 उनको जो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर कर चुकी है ओके WHO। इसके बारे में बात करेंगे, ओमिक्रॉन, डेल्टा, गामा, बीटा, अल्फा, ठीक है। न्यू और पाई नहीं, जी और पाई नहीं है इसमें, ओके, शी और पाई नहीं है। शी और पाई क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ऑलराइट। तो जो ग्रीक लेटर्स हैं ABCD जैसे हमारे होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, ऐसे ही वहां पे उसके ग्रीक लैंग्वेज के लेटर्स हैं, ओके, आई विल टेल यू दैट ऑल्सो, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों आप समझिए, अभी मेरे से पूछिए, मतलब ओके। So guys, because of the large number of mutation, the WHO has been compelled to declare this particular strain as variant of concern, VOC, ठीक है। It's a very okay, it's lethal because it has changed a lot, okay। अब बच्चों कितना lethal है वो हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमें अभी ऑलरेडी हम जो है डेल्टा वेरिएंट जो था जिसकी वजह से भारत में सेकेंड वेव आई थी, उससे मोस्टली पॉपुलेशन एक्सपोज्ड हो चुकी थी, तो उसके लिए हम इम्यूनिटी हमारी बनी हुई है। तो ये भी कह रहे हैं एम्स के, जैसे मैं देख रहा था एक डिबेट, उसमें एम्स के जो हेड हैं वो कह रहे थे कि डेल्टा की वजह से काफी इम्यूनिटी जो है बढ़ी हुई है इंडियन पॉपुलेशन की, तो ओमिक्रॉन से ऐसे कोई खतरे वाली बात ज्यादा होगी नहीं, ठीक है। थर्ड वेव जो है आने के चांसेस कम है इसकी वजह से, ठीक है। एनीवेज गाइस, WHO हैज डिक्लेयर्ड इट वेरिएंट ऑफ कंसर्न, ये इसका टेक्निकल नंबर है B11529, ठीक है। स्ट्रेन है, एक वेरिएंट है, साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ था ये 25-26 नवंबर के आसपास, ठीक है। लेकिन बता रहे हैं कि ये मार्केट में आ चुका था पहले ही, ओके, सितंबर अक्टूबर में ही ये आ चुका था, और डिटेक्ट इसको अभी हुआ है। साउथ अफ्रीका इज द, ठीक है, नेशन विच हैज डिटेक्टेड इट, ओके। बच्चों यहाँ पे मेंस का एक सवाल ये बन सकता है कि साउथ अफ्रीका ने शिकायत लगा दी हर जगह पे कि यार एक तो हमने बताया कि हमारे यहाँ पे नया वायरस आ गया है, हमने दुनिया को बचाने की कोशिश करी, और तुम लोग क्या कर रहे हो बाकी देश वाले, तुम लोग हमारे लोगों को बैन कर रहे हो। मतलब हम भी चाइना की तरह फिर करते कि किसी को बताया ही नहीं, 6-7 महीने हो गए और तब तक दुनिया में फैल गया वो। तो बच्चों यहाँ पे एथिक्स में या GS पेपर 2 में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, IR में, मेंस में, कि क्या मतलब आपका इसमें सोचने का तरीका है कि साउथ अफ्रीका ने तो अच्छा किया, एक तो यार उसने दुनिया को बताया कि नया वेरिएंट आ गया है, ज्यादा बहुत म्यूटेटेड है ऑलरेडी, तो साउथ अफ्रीका ने फिर शिकायत लगाई, और WHO ने भी यहाँ पे साउथ अफ्रीका के साथ दिया कि देशों को ऐसे यूनिलैटरली ऐसे बैन नहीं लगाना नहीं है, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स पे ऐसे नहीं बैन कर रहे हो। और साउथ अफ्रीका को तो सब टारगेट कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका से तो कोई भी नहीं आएगा, और आ रहे हैं तो उन्हें बहुत जो है हैरेस किया जा रहा है एयरपोर्ट्स पे। तो दिस कैन बिकम अ गुड क्वेश्चन इन द इंटरव्यू ऑल्सो एंड इन द मेन्स ऑल्सो, के यू नो हाउ शुड व्हाट शुड बी द आइडियल वे टू रिस्पॉन्ड इन सच अ सिनेरियो, ठीक है। यहाँ पे तो साउथ अफ्रीका की तारीफ करनी चाहिए, तो उसको पनिश क्यों किया जा रहा है, तो ये एक सवाल जो है बन सकता है, ऑलराइट, ठीक है। तो बच्चों एक थोड़ा डेल्टा से आगे बढ़कर है, काफी सारे म्यूटेशंस देखे गए इसमें, ओके। तो इम्यूनिटी अब तक जो बूस्ट हमने ली है, ओके, वो इस पे काम करे ना करे ये क्वेश्चन है, पर इसकी क्लैरिटी आने में बच्चों अभी 1-1.5-2 महीना लग जाएगा। 1-2 महीना में, आज ही कुछ अच्छा पेपर पढ़ रहा था, इंटरनेशनल पेपर था वो कोई, ओके, मॉडर्न जो भी था, उसमें लिखा था कि क्लैरिटी आने में 1-2 महीना जो लग जाएगा। तो गाइस आप भी जो है अपना ध्यान रखिए, ज्यादा एक्सपोज ना करिए, ओके, और तैयारी जो है अपने घर में रह के ही करिए, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इट कैन एक्सप्लोड एनी टाइम, एंड टेक ऑल द मेजर्स, ओके। तो बच्चों अल्फा, बीटा, गामा, ओके, और डेल्टा, ठीक है, डेल्टा, ये सब जैसे ABCD है हमारे इंग्लिश भाषा में, ऐसे ग्रीक भाषा में ये सब लेटर है, ठीक है। तो बच्चों इसमें न्यू और जी को छोड़ दिया WHO ने, और ओमी को पकड़ा है इसमें, ठीक है। ओमी जो लेटर होता है, ओमिक्रॉन जो अल्फाबेट है, ओके, ओमी जो अल्फाबेट है उसको पकड़ा है। ग्रीक लैंग्वेज में ये जो है लेटर्स होते हैं, जैसे हमारे ABCD होता है, हिंदी में क ख ग ण होता है, ऐसे ग्रीक लैंग्वेज में तो जो न्यू और जी को छोड़ दिया है। तो यहां पे कई लोग समझ रहे होंगे कि शी को क्यों छोड़ा है, तो वो जो शी को अगर आप सोच रहे हो चाइना की वजह से छोड़ा है, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो,
तो वो जो WHO नहीं चाहता कि फालतू में इसका कोई नाम जो है हम ऐसा दे दें, क्योंकि शी जो है वो एक बहुत ही कॉमन सरनेम है चाइना के अंदर, ठीक है। इसलिए शी को छोड़ा है, और न्यू को इसलिए छोड़ा है क्योंकि न्यू जो है बच्चों, उससे ये लग सकता है कोई मतलब न्यू मतलब कि नया कोई आ गया है, घबराहट फैल सकती है। तो न्यू और शी दोनों को छोड़ दिया गया है अल्फाबेट्स को, और ओमी को चुन लिया गया है, ठीक है। ओमिक्रॉन को चुन लिया है, नॉट द कमिंग लेटर्स अल्फा बीटा गामा की तरह, ठीक है। तो शी क्योंकि काफी पॉपुलर सरनेम है चाइना के अंदर, तो कोई भी बच्चों WHO नहीं चाहता, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, कोई भी कल्चर, कोई भी सोशल, कोई भी नेचुरल, रीजनल या कोई भी प्रोफेशनल या कोई भी एथनिक ग्रुप को अननेसेसरी ठेस पहुंचे। जैसे आपके नाम पे कोई बीमारी का नाम रख देंगे तो ऑब्वियसली यार बुरा लगेगा, तो इसलिए जो है WHO ने शी को छोड़ दिया है, न्यू को छोड़ दिया है, ठीक है। न्यू क्योंकि कंफ्यूज भी कर सकता है न्यू से कि नया कोई कोरोना का भी कोई एक्स्ट्रा कोई आ गया है ये, ठीक है। एनीवेज बच्चों, लेकिन इतनी घबराने की जो है तो टोटालिटी के अंदर मैं बात करूं तो इतनी जरूरत नहीं है। जो सीरो सर्वे जो होता है, सीरो प्रेवलेंस जो होता है बच्चों, उसमें ये पाया गया है कि भारतीयों में, इंडियंस में या मोस्टली वर्ल्ड की पॉपुलेशन में अभी तक अच्छी खासी इम्यूनिटी बना ली गई है, पर्टिकुलरली व्हेन द डेल्टा वाज देयर, ओके, तो व्हेन द डेल्टा वायरस वाज देयर, व्हेन द डेल्टा वेरिएंट ऑफ कंसर्न वाज द रीजन बिहाइंड द सेकेंड वेव, तब जो है अच्छी जो है हमने इम्यूनिटी बनाई। बच्चों ये सीरो प्रेवलेंस क्या होता है, थोड़ा इस पे भी बात कर लेते हैं। व्हाट इज द सीरो प्रेवलेंस? ओके, सीरो प्रेवलेंस, सीरो मतलब बच्चों ब्लड से रिलेटेड होता है, सीरो मतलब ब्लड में होता है, सीरम आपके लिए, ठीक है। तो जो परसेंटेज ऑफ द इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन हु हैव एंटीबॉडीज टू एन इन्फेक्शन एजेंट इज कॉल्ड सीरो प्रेवलेंस। मतलब मैं आपको बताता हूं, ठीक है। मान लीजिए गाइस, छोड़िए आप कोरोना वोरोना, नॉर्मल अपन खांसी जुकाम की बात करते हैं, ठीक है। वायरल जो बीमारी होती है, अपने को मौसम बदलता है, ओके, तो गाइस जब अपने को वायरल होता है बॉडी के अंदर, तो देन यू fall sick, anybody can fall sick, you stay sick for 2 3 4 5 days, then you get all right, okay। उस समय बच्चों अपनी बॉडी क्या लड़ रही होती है, जो भी पैथोजन होता है, जो भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है, उससे लड़ रही होती है। और कुछ अगर समय बाद आप देखोगे तो हमारे ब्लड के अंदर जो है एंटीबॉडीज बन जाती है, ठीक है। एंटीबॉडीज बन जाती है उस डिजीज के खिलाफ, ठीक है। तो इससे आप ये सिक्योर, इसे डॉक्टर लोग भी देख लेते हैं कि हाँ, इस आदमी को कुछ ना कुछ बीमारी हुई होगी, तभी इसके ब्लड में जो है एंटीबॉडीज की जो मात्रा रहती है, ठीक है, तभी बनती है एंटीबॉडी। तो जो है ये आपके जो सीरम होता है ब्लड का, उसमें से जो है चेक करना पड़ता है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो बच्चों सीरो सर्वे, ये सीरो प्रेवलेंस ये है कि जब ब्लड टेस्ट हुआ लोगों का, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का, तो यही पाया गया कि उनमें काफी लोगों में जो है कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज डिसेंट बन चुकी है। तो ये आप लिख सकते हो कि दिस कैन बी, जैसे मेंस में भी सवाल आ जाए कि मान लो जैसे सेकंड थर्ड वेव नहीं आएगी, जो कि लगता भी है कि नहीं आनी चाहिए, आई होप एंड वी शुड प्रे ऑल्सो दैट नहीं आनी चाहिए, लेकिन सवाल आ सकता है कोरोना पे, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रीलिम्स में इस बार 2-3 सवाल आए थे कोरोना पे, मेंस में जो जनवरी में हुआ था लास्ट इस साल, उसमें भी 2 सवाल थे कोविड पे, तो आ सकता है गाइस। तो सीरो प्रेवलेंस वहां पे आप जरूर लिखें, ओके, वहां पे आप सीरो प्रेवलेंस के बारे में लिखें कि सीरो प्रेवलेंस में जो एंटीबॉडी पाई गई, यही कारण था कि जो है नहीं कोरोना की थर्ड वेव आई भारत के अंदर। सीरो एंटीबॉडीज यही 2 तरह से बनती है, या तो डिजीज से कोई आदमी जो है एक्सपोज हो जाए, डिजीज ले ले और खुद वो बॉडी जो है लड़ झगड़ के बड़ी मुश्किल से जो है वो सही हो जाए और फिर बॉडी एंटीबॉडीज बने। वैक्सीनेशन से भी गई एंटीबॉडी बन जाती है। जब वैक्सीनेशन होता है, तो मैंने आपको बताया कि वैक्सीन एक्चुअल में होती क्या है, वो डिजीज ही होती है, वो खुद ही बीमारी वाला कारक जो होता है उस वैक्सीन के अंदर ही होता है, वो आपकी बॉडी में डाल दिया जाता है, तो उससे भी एंटीबॉडी बन जाती है। तो ये एंटीबॉडी काफी लोगों में काफी मात्रा में है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी कभी कुछ भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों वेरिएंट ऑफ कंसर्न के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है? तो बच्चों म्यूटेशन तो वायरस में होता ही रहता है यार, वायरस जो है चेंज तो होता ही रहता है, वो तो ऑब्वियस ही बात है। वायरस है, ये ट्रेट है, ये एट्रीब्यूट है वायरस का, ये वायरस का ट्रेट है, ठीक है। शेर जैसे धाड़ता है, ओके, बकरी जैसे मैं करती है, बिल्ली जो है म्याओ म्याओ करती है, डॉग बाक्स, ऐसे बच्चों वायरस का ट्रेट है कि वो म्यूटेट होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो बच्चों चेंज हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा चेंज हो जाएगा तो वो काफी ट्रांसमिटेबिलिटी जो है उसकी बढ़ जाएगी एक तो, ठीक है। सिवियर डिजीज पैदा करेगा वो, उसका जो आउटकम होगा वो सिवियर होगा, ओके।
सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द न्यूट्रलाइजेशन बाय एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज जो है उस पर ज्यादा काम नहीं करेंगी। ओके, रिड्यूस इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द वैक्सीन, उस पर काम नहीं करेगी। डिटेक्शन में भी उसको दिक्कत आएगी। ओके, अगर बच्चों ये सारी क्वालिटी किसी में होती है तो उसे WHO क्या करता है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर देता है कि भैया ध्यान दो इस पे, इसको मजाक में मत लो, इस पे थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग करो, थोड़ी हर चीज से जो है बचाव रखो, इसे हल्के में मतलब, यही है मतलब वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो बच्चों कई तरह के म्यूटेटेड फॉर्म्स मिले हैं हमें कोविड के, लेकिन WHO ने आज तक सिर्फ 5 ही कोरोना के जो वेरिएंट्स हैं, वर्जन है, उनको 5 को ही वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला है, जिसमें कि ओमिक्रॉन लेटेस्ट है। ओमिक्रॉन जो है साउथ अफ्रीका, अब पता तो नहीं कहां सबसे पहले आया था ये, ठीक है, लेकिन साउथ अफ्रीका में वो जो डिटेक्ट किया गया था उसको नवंबर अभी यानी कि इसी महीने 2021 में। डेल्टा जो सबसे खतरनाक था, जिसने इंडिया की बैंड बजा दी थी एक तरह से, तो वो 2020 में कहते हैं इंडिया में ही इमर्ज हुआ था वो, और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। बच्चों गामा, अल्फा, बीटा, इनके बारे में शायद आपको पता ना हो, ठीक है। तो ये गाइस एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिनेशन में कि अब तक कोरोना के कितने वर्जन्स को WHO ओके वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर कर चुका है। तो 5 हैं, अब आगे कोई आ जाए तो मुझे नहीं पता, बट आज तक टिल नाउ, टिल डेट, ओके नवंबर, दिस इज दिसंबर 2021, 5 वेरिएंट्स को WHO वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर कर चुका है, जिसमें खास तो कुछ कर नहीं पाए। एक डेल्टा था जिसने जरूर थोड़ी त्रासदी मचाई थी, बाकी तो कुछ खास कर नहीं पाए, ठीक है। एक बच्चों वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है, VOI, ठीक है। तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, जो थोड़ा दिखा रहा हो कि अगले आगे जाके जो मतलब, ठीक है, ये हो सकता है VOC में डालना पड़े, तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट उसे कहते हैं, जो थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा म्यूटेट हो गया है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं हुआ है कि VOC बोले, उसे VOI बोलते हैं। तो ये सारी कहानी, किसी को दिक्कत प्रॉब्लम तो आप जो है मुझसे पूछिए अभी के अभी, ठीक है। सो गाइस अनअकैडमी ने बॉटल भिजवाई है नई पानी पीने के लिए, ठीक है। सो यू कैन सी द बॉटल ऑल्सो, पे लिखा हुआ है अनअकैडमी, और यहाँ पे इसमें जो है कैप पे भी है लोगो। थैंक यू शूटर, थैंक यू। क्रिप्टो करेंसी ओमिक्रॉन, यार अच्छा हो सकता है हो। पंक्चुअल वीकली क्लास है ये, ठीक है। सर आई एम प्लीज गाइड मी टू प्रिपेयर परफेक्ट एक्सप्रेशन, सर ऑल क्लियर, थैंक यू मनदीप। बच्चों अभी अगर पूरा आपको पूरा पैकेज चाहिए तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो बच्चों, मेरी गाइडेंस में। आज फीस बढ़ने वाली है 9 तारीख से, मैंने आपको बता ही दिया, 9 दिसंबर से, और 3 महीने का आपको एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है। तो दैट इज द बेस्ट प्लेस एंड यू मे गेट माई गाइडेंस ऑल्सो। फॉर दैट जस्ट यूज द कोड SID UPSC। 5 बार मैंने एग्जाम क्लियर किया है, उसका एक्सपीरियंस आपको, उसका जो है एक्सपीरियंस का पूरा फायदा आपको मिलेगा। अब हम चलते हैं सितवे पोर्ट पे, ठीक है। कोरोना के बारे में बहुत बात हो गई, तो बच्चों सितवे पोर्ट के बारे में बात करने से पहले कालादान प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता ही होगा, ओके। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ओके। बच्चों प्रॉब्लम क्या है यार, यही हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है बच्चों थोड़ा अलग है हमारे से, ठीक है, अलग है, मतलब डिस्टेंस में अलग है। और बच्चों ये भारत से जुड़ा हुआ है, बहुत ही नैरो कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है, ऐसे हम कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं इसे, क्योंकि ये पूरा, ये वेस्ट बंगाल है, तो लोगों को ये भी नहीं पता होता, ये नहीं पता है बच्चों, ये पूरा वेस्ट बंगाल है यहां तक, ठीक है, ये पूरा वेस्ट बंगाल है, ये वेस्ट बंगाल का मैप है। मतलब ये जो इलाका है सिलीगुड़ी, यहां पे एक जगह है सिलीगुड़ी, ओके। सिलीगुड़ी की चाय के बागान फेमस हैं, तो सिलीगुड़ी गलियारा कहते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, चिकन नेक भी बोलते हैं। तो चिकन नेक को, जो चिकन को जब अब करते हैं खाने से पहले, तो उसकी गर्दन को जो है आपको पता है, तो गाइस ये बच्चों बहुत डेलिकेट पॉइंट है, बिकॉज नेक इज ऑलवेज अ डेलिकेट पॉइंट ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग और एनी एनिमल, ठीक है। अब गाइस इसमें ये दिक्कत है गाइस कि कभी मान लो चाइना ने जो है हमको परेशान करने की कोशिश करी, या बांग्लादेश के साथ मिलके वो हमको अगर परेशान करना चाहे, तो बच्चों सबसे पहले क्या करता है, सॉफ्ट टारगेट को अटैक करते हैं ये लोग, करना भी चाहिए डिप्लोमेटिकली, स्ट्रैटेजिकली। तो बच्चों कभी भी ये जो एक पार्ट है हमारा बहुत सेंसिटिव पार्ट है, कि इसको कभी भी चोक करा जा सकता है, चाइना ऊपर से इसको बंद कर सकता है, बांग्लादेश के साथ मिलके इसको यहां पे चोक कर सकता है। बेसिकली हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है उसको पूरा अलग करा जा सकता है हमारे से, ठीक है।
ऊपर से गाइस दूसरी बात यह है कि बच्चों नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए सिर्फ हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे ही डिपेंडेंट नहीं रह सकते, उसको तरह तरह से कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी ओके इंडिया, मेनलैंड इंडिया से, तभी नॉर्थ ईस्ट जो है डेवलप हो सकता है। ठीक है, अब गाइस यहां पे बच्चों बांग्लादेश हमारी मदद नहीं करता ज्यादा। हम बांग्लादेश से कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि हमको एक रास्ता दिया जाए जिससे हम हमारे कोलकाता से या इधर से कहीं से भी सीधा हमारे जो है नॉर्थ ईस्ट में जा सके, लेकिन बच्चों बांग्लादेश यहां पे रिलेक्टेंट है। वो बोलता है कि पहले आप तीस्ता वाटर रिवर शेयरिंग ट्रीटी जो है वो साइन करो, तब हम देंगे आपको रास्ता। मतलब हमें ब्लैकमेल करता है, क्योंकि बच्चों तीस्ता एक नदी है जो कि सिक्किम से निकलती है और बांग्लादेश में एक इंपॉर्टेंट नदी है। वो कह रहा है पहले उसका वाटर हमसे बांटो, बराबर हिस्से से एग्रीमेंट करो, फिर हम रास्ता देंगे। मतलब ब्लैकमेल करता है बेसिकली हमको, ठीक है, करना नहीं चाहता हमारे से, क्योंकि उसको पता है कि फिर ये कार्ड में फिर खेलूंगा कैसे अपना। ठीक है, तो हमने गाइस क्या किया, हमने बच्चों म्यांमार से बात करी। यहां पे एक नदी बैठती है कालादान, और हमने बोला कि कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट हम बनाएंगे, यानी कि कलकत्ता से जहाज निकलेगा पानी का, सितवे पोर्ट तक जाएगा वो। ठीक है, सितवे पोर्ट से बच्चों पलेटवा तक वो जाएगा पानी में रिवर के थ्रू, जिस रिवर का नाम है कालादान रिवर। ठीक है, पलेटवा से वो फिर इंडिया के बॉर्डर तक जाएगा, मिजोरम तक हाईवे से, और फिर इंडिया के अंदर पूरा और नॉर्थ ईस्ट में पूरा जो है सामान हमारा जा सकता है, और वहां से भी सामान आ सकता है। दिस इज नोन एज द कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट। कालादान क्यों? क्योंकि कालादान नदी आ रही है। कालादान नदी कहां पे है? म्यांमार में है, ये रही कालादान नदी। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मल्टी मोडल मतलब कई मोड्स हैं इसमें ट्रांसपोर्टेशन के। कौन कौन से हैं सर? देखो यहाँ पे सी है, यहाँ पे रिवर है, यहाँ पे रोड है, इसलिए मल्टी मॉडल हो गया। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। ओके, अब गई इस प्रॉब्लम बच्चों ये चल रहा है इसमें कि काफी पुराना प्रोजेक्ट है ये, इस पे काम जो है बढ़ नहीं पा रहा। तो इस साल जो है, या इस साल के स्टार्टिंग में, लास्ट ईयर जो है, इसमें अल्टीमेटम दिया गया था कि इस 2021 में हम जो है इसको चालू कर देंगे कैसे भी करके। ओके, तो ये न्यूज में था, इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। तो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है गाइस, डू मेंशन दिस थिंग इन योर नॉर्थ ईस्ट का अगर कोई सवाल हो आपका, या जो भी अगर आपका इस पे कुछ क्वेश्चन, म्यांमार पे अगर कोई सवाल आ जाए, ओके, इवन बांग्लादेश पे सवाल आ जाए, या नॉर्थ ईस्ट का हर जगह आप जो है इसको डाल सकते हो। साउथ ईस्ट एशिया पे कोई सवाल आ जाए, ओके, आपके नेबरहुड पॉलिसी है उस पर कोई सवाल आ जाए, तो आप इसको जरूर डालें। ओके, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। तो बच्चों सितवे एक पोर्ट है, सितवे बच्चों चाइना भी सितवे को डेवलप कर रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का हिस्सा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, सो दिस इज द थिंग अबाउट द सितवे पोर्ट है। ओके, सो इससे क्या करेंगे हम, फायदा बाईपास कर देंगे, बेसिकली बांग्लादेश को बाईपास करके हम हमारे नॉर्थ ईस्ट जो है जा सकते हैं। इससे गाइस टाइम भी बचेगा। ठीक है, इससे टाइम भी बचेगा, पूरा घूम के जाना पड़ता है ऐसे, और यहां पे पूरा घूम के जाना पड़ रहा है। इसको हम सीधा समुद्र के रास्ते से स्पीड से कवर करते हुए और फटाफट यहां से पहुंच सकते हैं। इट्स स्पीडी ऑल्सो। ठीक है, और बल्क मूवमेंट भी किया जा सकता है, क्योंकि पूरा पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पे रोड वगैरह इतना सही नहीं है। सो दिस इज द सितवे पोर्ट। ओके, तो बच्चों इंडिया एंड म्यांमार हैव एग्रीड टू वर्क टुवर्ड्स, कि अब तो जो है बहुत समय हो गया था, तो दोनों देशों ने ही परेशान हो गए कि यार बहुत टाइम हो गया है, तो इन्होंने एग्री करा कि हम जो है 2021 तक जो है आपके लिए इसको चालू कर देंगे, 2021 के एंड के अंदर। ठीक है, तो कालादान बच्चों रिवर जो है सितवे पोर्ट इसके माउथ पे है, जैसे कि ये कालादान रिवर है, तो यहां पे सितवे पोर्ट है। ठीक है, यहां पे सितवे पोर्ट है, समझ गए आप? तो इससे जाएगा सितवे रिवर के थ्रू जो है सामान जाएगा। ठीक है, ट्राइलैटरल हाईवे की बात चल रही बच्चों, इंडिया म्यांमार थाईलैंड सॉरी। ठीक है, तो अब आपको थाईलैंड जाना है तो फ्लाइट भी वैसे सस्ती है आप, लेकिन जो है बस और गाड़ी से भी जा सकते हो। ठीक है, लेकिन वो कुछ हो नहीं पा रहा है। इंडिया म्यांमार थाईलैंड IMT, ये भी आप इंक्लूड कर सकते हो साउथ ईस्ट एशिया में, नॉर्थ ईस्ट में। तो IMT हाईवे के बारे में बात चली कि IMT को बनाया जाए। This will okay propel our which policy? Act East India policy. Okay, Act East India policy, आसियान देशों को आप जोड़ सकते हो उसमें। आप इसमें नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट डाल सकते हो, आप इसमें टूरिज्म डाल सकते हो, टूरिज्म बढ़ेगा इससे। आप इसमें ये डाल सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट का एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, हॉर्टिकल्चर का बहुत पोटेंशियल है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, वो बढ़ेगा इससे आपके लिए मेडिकल टूरिज्म जो है बढ़ेगा, इससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ओवरऑल जो है बढ़ेगा। और बेसिकली बच्चों लैंड लॉक्ड, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट लैंड लॉक्ड है, वो उस लैंड लॉकनेस से तोड़ के बेड़ियां जुड़ जाएगा, ग्लोबलाइजेशन जो है हो जाएगा। और ग्लोबलाइजेशन की बच्चों जरूरत है नॉर्थ ईस्ट को भी बहुत ज्यादा,
नॉर्थ ईस्ट जो है लैंड लॉक्ड है चारों तरफ से, तो इट नीड्स द ग्लोबलाइजेशन, इट रिक्वायर्स द ग्लोबलाइजेशन, ओके, द पॉपुलेशन नीड्स टू बी इंक्लूडेड इन द मेन स्ट्रीम so that the development, the growth can be ensured. So these are the many benefits of the, okay, IMT मैंने बता दिया आपको, कालादान बता दिया सब में, ठीक है, IMT का मैंने आपको बता ही दिया है। तो भारत ने बच्चों, इंडिया अनाउंस 2 मिलियन यानी कि 20 लाख डॉलर जो है दिए हैं कंस्ट्रक्शन, बॉर्डर हार्ट्स बनेंगी यहाँ पे, ब्रिज जो है, ओके, इंक्रीज इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, जो है यहाँ पे इसका बॉर्डर मिलता है, सामान तो यहां से पहुंच जाएगा, यहाँ पे बॉर्डर हट बनेंगी इन जगहों पे जहां पे बॉर्डर मिलता है म्यांमार और भारत का, ताकि जो है कस्टम चेक पोस्ट का जो है फटाफट काम हो सके और जो है सामान इधर उधर जो है जल्दी जल्दी जा सके। तो बॉर्डर चेक पोस्ट विल आल्सो बी फॉर्म्ड, ओके, दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीज्ड इकोनॉमिक कनेक्टिविटी बिटवीन द म्यांमार एंड द मिजोरम, ठीक है, तो ये बात है, ठीक है। तो एनी डाउट गाइस प्लीज आस्क मी एंड प्लीज देन वी कैन कंटिन्यू फॉरवर्ड। गुड आफ्टरनून गौरी, ओके, परफेक्ट एग्जाम्पल, थैंक यू। सर इस प्रोजेक्ट को बनाने का मेन रीजन नॉर्थ ईस्ट में ठीक पहुंचाना बनना ही, क्या बोल रहे हो यार। म्यांमार को फायदा हो रहा है ना यार, म्यांमार को पैसा मिल रहा है, अभी 20 मिलियन का बताया ना मैंने, म्यांमार को पैसा मिल रहा है और म्यांमार ऐसे फ्री में थोड़ी जाने देगा, कोई हमारा सामान हम यहां से भेजेंगे अगर तो उसमें से पैसा लगाएगा, टोल टैक्स लगाएगा, ठीक है, म्यांमार को फायदा ही फायदा है, बहुत सारा फायदा है बच्चों। ये एक और ये मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पे एक और बच्चों एक और इशू है इस इलाके में, यहाँ बच्चों यही रैंकाइन स्टेट है, ओके, यही रैंकाइन स्टेट है म्यांमार का, जहां पे रोहिंग्या वाला इशू है, रोहिंग्या मुस्लिम्स जो हैं उनको मारा जा रहा है, परसिक्यूट किया जा रहा है, म्यांमार की मिलिट्री और म्यांमार के लोग जो उनको वहां से भगाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि बांग्लादेशी हैं, वो बांग्लादेश से आए हैं, ठीक है। तो ये वही इलाका है, डिस्टर्ब्ड इलाका भी है थोड़ा, ये रैंकाइन प्रोविंस है, तो यहाँ पे रोहिंग्या मुस्लिम जो है बच्चों आपके हैं, रोहिंग्या मुस्लिम का कहानी जो है पूरी अलग है, वो सिटीजन नहीं है, म्यांमार का जो लॉ है वहाँ पे जो कानून है उसके हिसाब से जो है उनको सिटीजनशिप से बाहर रखा गया है, उनको इनलीगल माइग्रेंट्स जो है बोला गया है, जो कि वो नहीं है बेसिकली, क्योंकि जो है म्यांमार की आज़ादी से पहले ही जो अंग्रेज उनको लेके आए थे काम करवाने के लिए वहाँ पे, भले ही वो कहीं से भी लाए उन्हें, इंडिया से, ओके, या बांग्लादेश से, उस टाइम तो सब इंडिया ही था ये, ओके, और म्यांमार भी, बर्मा भी उनका ही पार्ट था, तो वो इलीगल माइग्रेंट नहीं कह सकते, बट ठीक है उनके साथ प्रॉब्लम हो रही है। तो गाइस दे आर द मोस्ट परसिक्यूटेड, वन ऑफ द मोस्ट परसिक्यूटेड कम्युनिटी इन द वर्ल्ड, ओके, द रोहिंग्या मुस्लिम्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी टॉक अबाउट द ब्रह्मोस मिसाइल, ओके। लास्ट क्लास में मैंने आपको जो S-400 के बारे में बताया था, मैंने आपको लास्ट क्लास में S-500 के बारे में बताया था, अब मैं आपको बताता हूं ब्रह्मोस मिसाइल, जिसके बारे में अब कोई नहीं बता रहा क्योंकि वो पुरानी हो चुकी है। लेकिन बच्चों इसमें एक बात अभी ये नहीं आई है कि ब्रह्मोस 2 जो है वर्जन हम बना रहे हैं इसका, दैट इज द मोर एडवांस्ड, मोर स्पीडी, मतलब तेज और चलेगी मिसाइल, एंड मोर रेंज इट विल कवर, सो दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज़। S-400 S-500 बच्चों सब पढ़ रहे हैं, सबको पता है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबको पता होता है कि इंपॉर्टेंट है वो यूपीएससी पूछती नहीं है कभी, ठीक है। तो यूपीएससी जो पूछती है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ब्रह्मोस मिसाइल आप देखिए, ठीक है, ओके। सो गाइस ब्रह्मोस मिसाइल भारत और बच्चों रशिया ने मिलकर बनाई, ठीक है। इसका नाम है ब्रह्मोस क्योंकि 2 नदियों पे इसका नाम पड़ा। भारत में एक नदी बहती है जिसे हम कहते हैं ब्रह्मपुत्रा, ओके, ब्रह्मपुत्रा से लिया ब्रह्म, ओके, और मोस्कावा रिवर बच्चों रशिया के अंदर बहती है, इसलिए मॉस हमने वहां से लिया और मिलके जो है बच्चों बनाया ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल बच्चों दुनिया की सबसे फास्टेस्ट, सबसे तेज क्रूज मिसाइल है, द मोस्ट फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया और रशिया, इन द वर्ल्ड। लेट मी टेल यू द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मिसाइल, क्रूज मिसाइल एंड यू नो अदर टाइप्स ऑफ मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह, ठीक है। गाइस बच्चों मिसाइल्स के कई तरह से क्लासिफिकेशन किए जाते हैं, ठीक है। एक क्लासिफिकेशन किया जाता है कि वो कहां से लॉन्च हुई है और ओके और कहां पे अटैक करेगी, जो मैंने आपको पिछली बार बताया था। तो उसमें जो सैम मिसाइल एक बहुत पॉपुलर है, ओके। सैम मिसाइल गाइस क्या करती है, सरफेस से लॉन्च होती है और एयर में जाके अटैक करती है, सरफेस से लॉन्च होगी और एयर में जाके अपने टारगेट को न्यूट्रलाइज करेगी, खत्म करेगी, इसे हम कहते हैं सैम,
सरफेस टू एयर मिसाइल, समझ गए? सैम मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल। एयर टू एयर भी होती है कुछ, ए टू एयर, जैसे हमारे अस्त्र मिसाइल है जिसका सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2018 में आ गया था। सरफेस टू एयर मिसाइल, अस्त्र मिसाइल हमने एक बनाई थी इंडिया ने, अस्त्र मिसाइल, जिसे फाइटर एयरक्राफ्ट जो होता है ना, फाइटर एयरक्राफ्ट से छोड़ा जा सकता है दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट को गिराने के लिए। अस्त्र मिसाइल का एग्जाम्पल उसी लिए आया था क्वेश्चन, क्योंकि उस साल भारत ने अस्त्र मिसाइल जो है बनाई थी, खुद ने बनाई थी। तो एयर टू एयर, ठीक है, ये बच्चों ओके। सरफेस टू एयर, एक होती है लैंड टू लैंड, जैसे अग्नि है हमारी, पृथ्वी है, वो बच्चों लैंड से चलेगी और दूसरे कहीं टारगेट पे अटैक कर देगी, वो भी लैंड पे ही होगा। ये तो बच्चों होती है उनका अटैक और मतलब लॉन्चिंग कहां से हो रही है बेसिकली, ठीक है गाइस। दूसरा क्लासिफिकेशन मिसाइल्स का होता है उनकी ट्रेजेक्ट्री के बेस्ड, कि पाथ कैसा है उसका, जिसमें कि दो तरह की मिसाइल्स होती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स, ठीक है। ये है ए, ये है बी, बच्चों ये दो लोकेशंस हैं, ठीक है, दोनों लैंड पे है। बैलिस्टिक मिसाइल का बच्चों सिंपल आपने पैराबोला पढ़ा है, पैराबोला स्कूल में सबने पढ़ा है, 10th क्लास में पैराबोला सबने पढ़ा है। बैलिस्टिक मिसाइल आप लॉन्च कर रहे हो ए से, ठीक है, बी तक। बच्चों बैलिस्टिक मिसाइल का एक सेट रूट होता है, ठीक है, आपने सुना होगा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, आईसीबीएम, जैसे वो भी कैटेगरी है मिसाइल्स की। आईसीबीएम्स आर दोज मिसाइल्स which have very long range which can cover the continents also, ICBM, okay। और जो बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है उसका सीधा जाती है, सीधा अटैक करती है, सिंपल। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल का रूट है, ठीक है, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल का रूट रहता है जब उसे एक टारगेट को डिस्ट्रॉय करना है, चाहे वो ए से बी को आप डिस्ट्रॉय कर लो या बी से। ये बैलिस्टिक मिसाइल पैराबोलिक पाथ में ट्रैवल करती है, ठीक है, ए से बी के पे ही हमला करवाना है, टारगेट है। लेकिन बच्चों मिसाइल क्रूज मिसाइल है। क्रूज मतलब कहीं भी, क्रूज मतलब इधर उधर जाके ऊपर नीचे होके कहीं भी जा चुके अटैक वो यही करेगी जहां आप करवाना चाहते हो, या बीच में उसका रास्ता आपका मन बदल गया, नहीं करवाना तो हवा में भी उसे एक्सप्लोड किया जा सकता है, कहीं और भी उसको भेजा सकता है। ये होती है क्रूज मिसाइल, ओके। बच्चों क्रूज मिसाइल्स का और बैलिस्टिक मिसाइल का थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है उसमें एक तो फिक्स्ड होता है उसका पाथ, फिक्स्ड होता है पाथ, इसका फिक्स्ड नहीं होता, ठीक है। ये ज्यादा पेलोड ले जा सकती है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, बड़ा टीएनटी, बहुत ज्यादा बारूद लेके जाना है, इसमें डाल सकते हो आप, ठीक है। फिक्स रहता है, ज्यादा नुकसान कर सकती है, ओके। हाई डिस्टेंस रेंज कवर कर सकती है, ये डिस्टेंस जो है रेंज बहुत ज्यादा होता है इसका। बल्कि मिसाइल्स होती हैं ये, बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह, इंटरकॉन्टिनेंट आईसीबीएम्स वगैरह, उस तरह से बच्चों क्रूज मिसाइल बच्चों थोड़ी जो है आपके लिए जो होती है, ठीक है, फिक्स्ड नहीं होता इनका कोर्स, ठीक है। मनूवर कर सकती है, ऐसे ऐसे मनूवर कर सकती है। डिटेक्ट बच्चों इनको डिस्ट्रॉय करना मुश्किल है, ठीक है। अब जो बैलिस्टिक मिसाइल में क्या है, सीधा उसको पता है यहां से निकलेगी और यहां जाएगी, तो उसको बीच में डिस्ट्रॉय करना किसी दूसरी सरफेस टू एयर मिसाइल से काफी इजी है, क्योंकि उसका पाथ ऑलमोस्ट फिक्स्ड सा रहता है, ठीक है। अब लेकिन क्रूज मिसाइल यूं ही हो सकती है, घूम सकती है, तो उसे डिस्ट्रॉय करना जो है मुश्किल है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है बच्चों बैलिस्टिक मिसाइल में और क्रूज मिसाइल में, तो ये आप जो है ध्यान रखिए। कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछिए। यार माइग्रेशन ज्यादा हो, वो कुछ हो तो कुछ भी सकता है, वो जब बनेगा तब देखेंगे। अभी जो है एग्जाम के हिसाब से इतना जान लेते हैं, ठीक है। इसमें गई कोई प्रॉब्लम है तो आप बताओ। बच्चों ब्रह्मोस मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, ओके। अब क्रूज मिसाइल है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसे सरफेस से ही छोड़ा जा सकता है, बच्चों कहीं से भी छोड़ सकते हो आप इसको, ठीक है, कहीं से भी छोड़ा जा सकता है इसे, ओके। सबमरीन, शिप, एयरक्राफ्ट, लैंड, ठीक है, मतलब एयर से छोड़ा, अपने हवाई जहाज चल रहा है यहां से छोड़ा तो ये यूं यूं ढूंढ ढूंढ के कहां पे भी अपना अटैक को जो है टारगेट को खत्म कर देगी, ठीक है। सो बच्चों दिस इज अ सुपरसोनिक। अब आपको ये भी बताना पड़ेगा सुपरसोनिक वगैरह क्या होता है, ठीक है। सोनिक का मतलब होता है बच्चों स्पीड ऑफ साउंड, ओके, स्पीड ऑफ ए साउंड, ठीक है। लगभग 1200 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, बोलना मत, गलत बता दिया सर ने, अप्रोक्सीमेटली इतनी होती है, ठीक है। दिस इज सोनिक। सोनिक मींस ओके स्पीड ऑफ साउंड।
सुपरसोनिक मतलब गाइस कोई भी चीज, चाहे वो कोई भी चीज हो, 1250 किलोमीटर प्रति घंटा से तेज चल रही है तो उसे हम कहते हैं सुपरसोनिक। ओके, अगर गाइस 2-3 नहीं 4-5 टाइम्स 6-7 टाइम्स अगर वो चल रही है आवाज की रफ्तार से तेज तो उसे हम कहते हैं हाइपर हो गया भाई, ये तो हाइपरसोनिक। ठीक है बच्चों, सोनिक को मैक में भी बोला जाता है, मैक 1 मैक इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि 1240 कुछ होता है। 1 मैक इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू 1250 किलोमीटर पर घंटा। तो बच्चों सुपरसोनिक विल बी अराउंड, ओके, सुपरसोनिक विल बी अराउंड 2-3 मैक, ओके, एंड हाइपरसोनिक विल बी अराउंड 4-5-6-7 या उससे ज्यादा मैक। समझ गए? अब गाइस ब्रह्मोस जो पहले जो हमने बनाई थी वो थी सुपरसोनिक मिसाइल थी, रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाई थी, वर्ल्ड की फास्टेस्ट, लगभग 2.8 to 3 तक जो है इसकी जो है स्पीड थी, और इसकी रेंज जो थी बच्चों ये भी मैं आपको बताता हूं 290 क्यों रखी गई। ठीक है, ये जो थी 290 थी। ओके, तो जो है भारत और रशिया ने ब्रह्मोस मिसाइल 1 बना दी, लेकिन बच्चों उसकी रेंज जो है 290 किलोमीटर ही रखी। क्यों? ओके, क्योंकि बच्चों भारत जब तक MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का इंडिया पार्ट नहीं था तब हमने ब्रह्मोस 1 मिसाइल जो है बनाई थी। ओके बच्चों, तब हम MTCR के पार्ट नहीं थे, तो जो MTCR का मेंबर जो देश नहीं है उसको आप मिसाइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर सकते हो ज्यादा एडवांस। 100-200 किलोमीटर तक ठीक है, 300 की लिमिट लगा रखी उस पे। 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी की मिसाइल टेक्नोलॉजी आप उस देश को नहीं दे सकते हो जो MTCR का मेंबर नहीं है। लेकिन बच्चों 2018 में हम जो है MTCR के मेंबर जो है बन गए। 2018-2016 मेरे को हल्का सा कंफ्यूज, एक बार चेक कर लेना आप। ओके, तो उसके बाद गाइस नाउ रशिया एंड इंडिया कैन एंड अप इन एनी वेंचर जिसमें वो मिसाइल की रेंज 300, 400, 500, 1000, 2000 कुछ भी रख सकते हैं, और रशिया जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकता है, शेयर कर सकता है इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया जो है अब MTCR का मेंबर बन चुका है। तो यही मुझे आपको बता रहा था, मैंने कई सारी चीजें बता दी। इससे बच्चों मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, ओके, ये एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स में आते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी IR की क्लास में अनअकैडमी UPSC चैनल पे। बच्चों मेरा चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, SID UPSC, ताकि आप कोई भी क्लास से जो है आपकी छूटे ना, टेलीग्राम चैनल पे SID UPSC। ठीक है, तो गाइस मतलब ब्रह्मोस में हमने बताई थी, तब हम जो है MTCR के मेंबर नहीं थे, उसके बाद हम MTCR के मेंबर बन गए, तो रशिया ने सोचा फिर बढ़िया और बना देते हैं, ब्रह्मोस 2 बना दी। तो जो ब्रह्मोस 2 जो है हाइपरसोनिक वर्जन होगी 7 to 8 मैक, मतलब समझ रहे हो आप, 1200 इंटू 7 और 8 आप कर दो, इतनी स्पीड होगी, ये फास्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी होगी। तो ये जो है अभी काम चल रहा है इसके ऊपर। ठीक है, सो दिस इज द ब्रह्मोस 2 मिसाइल, इट्स अ वेरी गुड मिसाइल। ओके, दिस इज द थिंग, एनी प्रॉब्लम टिल हियर सो यू कैन आस्क मी। हाँ यार ले सकता हूँ ना, मेरी बहुत एक क्लास मैंने ली हुई है, सॉरी मैंने क्लास ली हुई है जिसमें मैंने पूरा मिसाइल पढ़ाया था आपको, एक पुरानी होगी काफी। ओके, अग्नि सीरीज वैसे आप पूरी कर लेना। ओके, पृथ्वी सीरीज हो गई, सरफेस टू एयर मिसाइल्स हो गई, आपके धनुष हो गई, आकाश मिसाइल्स है, देन यू हैव द ब्राक मिसाइल ऑल्सो, वैसे काफी मिसाइल है, नाग मिसाइल है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो सारी मिसाइल्स एक तो वो कर लेना। ओके, उसके अलावा मेरी क्लास है वैसे इसके ऊपर पूरी। ओके ठीक है, सो बच्चों फिलीपीन सस्पेंडेड एब्रोगेशन ऑफ द डिफेंस पैक्ट विद USA। ठीक है, तो जो नाराजगी और यार दोस्ती और फिर नाराजगी और फिर दोस्ती और फिर नाराजगी फिर दोस्ती, ये चलती रहती है इंटरनेशनल रिलेशंस में देशों के बीच में। ठीक है, ऐसे ही कुछ हुआ बच्चों फिलीपींस के साथ में। ठीक है, फिलीपींस ने बच्चों क्या किया था, फिलीपींस एक दोस्त माना जाता है USA का। ठीक है, तो बच्चों फिलीपींस जो है और USA विजिटिंग फोर्स एग्रीमेंट इनके बीच में एक साइन हो रखा था, जिसमें कि USA की सेना जो है फिलीपींस जाएगी
और वहाँ पे उनको सिखाएगी और उनसे भी कुछ सीखेगी। अगर वो उन्हें लगता है कुछ सीख सकते हैं वो, तो कोई भी किसी को सिखा सकता है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता। ओके, एनीबडी कैन टीच यू एनीथिंग, इवन अ किड कैन टीच मी ऑल्सो समथिंग एंड यू ऑल्सो। ठीक है, तो बच्चों ऐसा समझौता था फिलीपींस और यूएसए के अंदर। ठीक है, लेकिन बच्चों ये जो है समझौता, कुछ नाराजगी होती है बीच में। ठीक है, और इस समझौते को जो है एंड करने की बात करता है फिलीपींस। इसमें ज्यादा मैं आपको समझाऊंगा नहीं, आप पीडीएफ से पढ़ लेना। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको भेज दूंगा। सिड यूपीएससी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें जो है आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, सो 1998 में जो है एग्रीमेंट होता है, जहां पे है आपके लिए ये जो है दोनों देश जो है आपस में प्रैक्टिस करते हैं, मतलब एक दूसरे की सेनाएं इनकी जो है प्रैक्टिस करती है। तो इस एग्रीमेंट में जो ये भी होता है कि कोई भी चाहे तो 180 डेज का जो है नोटिफिकेशन देके इसको खत्म कर सकता है, इस एग्रीमेंट को। ठीक है, तो बच्चों ठीक है, तो एक बारी के लिए क्या है, विजिटिंग फोर्स एग्रीमेंट जो है ये आपको एक पता होना चाहिए किन दो देशों के बीच में हुआ, चाइना और फिलीपींस के बीच में हुआ। ठीक है, सो एग्रीमेंट अलाउड एंट्री ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ अमेरिकन फोर्सेस, मैंने को बता ही दिया, ये ट्रेनिंग वगैरह के लिए वहां पे वो जा सकते हैं, प्रैक्टिस वगैरह के लिए। ठीक है, मिलिट्री एक्टिविटीज में आप पार्ट ले सकते हैं। ओके, तो ये सब आपके बात जो है ये सब बेसिक है। ठीक है, तो बच्चों अभी रिसेंटली जो है वीजा को इशू पे आपको ट्रंप साहब का पता ही है, कई लोगों को नाराज कर गए वो, तो फिलीपींस को भी नाराज कर दिया उन्होंने। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ द फिलीपींस नोटिफाइड द यूएस फिलीपींस डिसीजन सस्पेंड करने की बात कर दी थी, हम ये नहीं करेंगे प्रैक्टिस आपके साथ। ठीक है, ये बच्चों बेसिकली एक आपके वीजा नहीं दिया था। ओके, वीजा इशू हो गया था, वो आपको जो नॉर्मल है यूएसए का वीजा सबको चाहिए होता है, यूएसए का कोई वीजा था वो नहीं दिया गया था, तो उस वजह से जो फिलीपींस नाराज हो गया, फिलीपींस ने जो मना कर दिया, यूएस की एम्बेसी को बोल दिया फिलीपींस में कि हम आपके साथ जो है कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे। ठीक है, फिर बच्चों दोबारा जो है यार फिलीपींस को लगा नहीं यार यूएसए के साथ तो हम नहीं कर सकते ऐसे। ठीक है, हालांकि बच्चों फिलीपींस बीच में जब एक मना करने के बाद जो है चाइना से भी क्लोज हो गया, आपके साउथ चाइना सी में जो है उसको प्रॉब्लम बाद में फेस हुई, लेकिन वो चाइना से थोड़ा नजदीकियां बनाने लग गया। फिर कोविड का आ गया, बात जो है उसमें रिलेशन थोड़े और खराब हो गए, और साउथ चाइना सी में भी चाइना ने भी जो है फिलीपींस को जो है आंख दिखाना चालू कर दिया, और फिलीपींस को अल्टीमेटली लगा कि नहीं यार यूएसए के साथ हम जो है यूएसए का साथ हम नहीं छोड़ सकते हैं। और फाइनली बच्चों फिलीपींस ने दोबारा मान लिया कि भाई ठीक है, अब एकदम से तो नहीं बोला वरना इंसल्ट हो जाती है ऐसे, तो अभी कल बोला कि हम मिलेंगे नहीं और आज जो है मिलने लग गए, सब कर रहे हो, तो बोल दिया कि भाई इस पे होल्ड पे हम सोचेंगे, 180 दिन में आपको जो है बता देंगे। तो ऐसा गई इसको चढ़ा, तो ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वीओसी फिर भी आप ध्यान रखिए, विजिटिंग वीएफए विजिटिंग फोर्सेस एग्रीमेंट। ओके, फिलीपींस और यूएसए के बीच में था, साउथ चाइना सी से बच्चों रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। भारत भी वहां पे डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाह रहा है साउथ चाइना सी में, चाइना को हम वहां से जो है प्रेशराइज करना चाह रहे हैं, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, अदरवाइज नॉट सो इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव टू द स्टॉकहोम कन्वेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉकहोम कन्वेंशन सुना ही होगा आपने, अगर थोड़ा भी पढ़ा है, अगर यूपीएससी पढ़ रहे हो 1-2-3 महीने से, तो स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में जानते हैं हम। ठीक है सर, कुड वी गेट ओके, नो डाउट ओके, एनी प्रॉब्लम गाइस, प्लीज आस्क, प्लीज फील फ्री टू आस्क। ठीक है, बिल्कुल बेझिझक होकर पूछिए आप, कोई भी दिक्कत है तो। ओके, तो स्टॉकहोम कन्वेंशन बच्चों मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ एनवायरमेंट का इतिहास, दुनिया में कैसे जो है एनवायरमेंट को लोग आज है सब एनवायरमेंट बात हो रही है हर जगह पे, अखबार हो चाहे यूपीएससी का पेपर हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, 1970 तक बच्चों कोई बात भी नहीं करता था एनवायरमेंट की। ठीक है, 1972 में स्टॉकहोल्म जो है समिट हुआ था। ओके, जहां पे यूएनईपी बना था, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम गाइस बना था यहां पे, जो आज इतने सारे प्रोग्राम्स चला रहा है। कन्वेंशनल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फेडरेशन फ्रेमवर्क टू कॉम्बैट द क्लाइमेट चेंज, सीबीडी चला रहा है, बायोडाइवर्सिटी, कॉम्बैट टू फाइट डेजर्टिफिकेशन। यूएनईपी के बच्चों कितने सारे प्रोग्राम चल रहे हैं आज। ओके, रेड चला रहा है, ओके आपके लिए सीबीडी हो गया, एजेंडा 21, कई सारे पेरिस फ्रेमवर्क, क्योटो प्रोटोकॉल, सब इसके नीचे है। मतलब 1972 में कोई बात भी नहीं करना चाहता था एनवायरमेंट की, सबको अपने देश को जो है डेवलप करना था, देश को आगे बढ़ाना था। कोई नोबडी वांटेड टू टॉक अबाउट द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, उसमें कोई खर्चा वर्चा नहीं करना, इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है। बोलो 1972 में समिट हुआ स्टॉकहोल्म में, जहां पे यूएनईपी को जो है पैदा हुआ यूएनईपी। इस बच्चों समिट के अंदर मोस्टली 90% वर्ल्ड लीडर्स जो थे वो गए नहीं। ठीक है,
क्योंकि उनको लगता था कौन फालतू में खर्चा है यार, मतलब ऐसे ही 100 काम है, एनवायरमेंट क्या मतलब किसको, ठीक है। लेकिन बच्चों इसमें जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, इस बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, वो गई थी, तो ये एक बात जो है उनको शायद तभी से पता था कि आगे जो है फ्यूचर में एनवायरमेंट का जो है इशू बड़ा होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वो जो इंदिरा गांधी जो थी वो गई थी, वो रेयर ऑफ द बहुत कुछ चुनिंदा लीडर्स में थी जो गए थे इस सुमिट में, स्टॉकहोम सुमिट में, जहां पे यूएनईपी का जन्म होता है। तो स्टॉकहोम बच्चों शुरू से ही एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, नाम लिया जाता है। तो एक तो ये काम बात है जिसके लिए आपको स्टॉकहोम का नाम याद आएगा। और बच्चों एक स्टॉकहोम कन्वेंशन भी है, ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑफ परसिस्टेंट ओके ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। ओके गाइस, पोल्यूशन अब कई तरह के होते हैं, पोल्यूटेंट कई तरह के होते हैं। ओके कई आपके नाक में जाते हैं, कहीं आपके मुंह में जाते हैं, कहीं जो है कहीं स्किन पे जाते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं यार जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये बॉडी में चले तो जाते हैं लेकिन बाहर नहीं जाते हैं, अंदर तो आ जाते हैं लेकिन बाहर नहीं आ पाते हैं, मतलब स्टोर हो जाते हैं बॉडी में कहीं पे, ठीक है। ये बच्चों बहुत ही खतरनाक कैटेगरी होती है, इनको हम कहते हैं पॉप्स, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। ऑर्गेनिक इसलिए शायद इनको कहते हैं क्योंकि ये हमारी ही बॉडी में या किसी जानवर की बॉडी में जो इसके संपर्क में आ जाए उसके फैट में जाके डिसॉल्व हो जाते हैं और उसमें वहीं पे ही स्टोर हो जाते हैं बॉडी में। हो गया, तो एक बहुत ही डेंजरस बात है ये। फिर ज्यादा अगर ये कंसंट्रेशन का ज्यादा हो जाए बॉडी में तो फिर कोई तरह की बीमारी भी जो है हो सकती है, ठीक है। और जो ह्यूमंस में ठीक है, लेकिन जो एनिमल्स में क्या है, ये बायो मैग्निफिकेशन भी हो जाता है, ठीक है। जैसे कोई भी पर्टिकुलर केमिकल है, घास है वो, ठीक है, उस घास के अंदर वो जमा हो गया कहीं ना कहीं, ठीक है, 2% जो है उस ग्रास की अंदर जो है वो पोल्यूटेंट हमेशा के लिए हो गया। ग्रास को क्या है, ग्रास हॉपर खा जाएगा, ओके, ग्रास हॉपर के बॉडी में बचो लेकिन ज्यादा चला जाएगा, 20% चला गया वो, ठीक है। ग्रास हॉपर को क्या करेगा, फ्रॉग खा जाएगा, ओके, फ्रॉग की बॉडी में बहुत ज्यादा चला जाएगा, वो 40% हो गया। इसे गाइस फ्रॉग को क्या है, ईगल खा जाएगा या और कोई खा जाएगा, सांप वगैरह, उसकी बॉडी में वो और ज्यादा हो जाएगा। इसे हम कहते हैं बच्चों बायो मैग्निफिकेशन, ओके, बायो मैग्निफिकेशन। और जो यहां हो रहा था इसे कहते हैं बायो अक्यूमुलेशन, बायो अक्यूमुलेशन, बायो अक्यूमुलेट हो गया, इसमें भी बायो अक्यूमुलेट होता रहा, इधर भी बायो अक्यूमुलेट होता रहा और मैग्नीफाई अलग होता रहा। इसमें घास में तो 2% था, चलो घास को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रास हॉपर में 20% है, उसको हल्की फुल्की प्रॉब्लम है, फ्रॉग को बच्चों बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अब हायर ट्रॉपिक लेवल पे जाओगे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, बायो मैग्निफिकेशन हो रहा है वहां पे, ठीक है। अब गाइस कुछ ही तरह के पर केमिकल्स ऐसी क्वालिटी रखते हैं, ऐसे एट्रीब्यूट रखते हैं दैट दे गेट बायो एम्प्लीफाइड, ओके, बायो मैग्निफाइड सॉरी, विच आर नोन एज पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, समझ गए, पॉप्स कहते हैं इनको, ठीक है। सो पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूशन आर डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंट के लिए भी। बच्चों स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है वो इन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को खत्म करने की बात करता है, ठीक है। और देश और दुनिया भर के जो देश है उनको बोलता है कि आप भाई इनको मत बनाओ या इनको कम करो प्रोड्यूस, ठीक है। एल्ड्रिन, ओके, क्लोडाइन, ओके, एंड्रिन, ये सब इसके एग्जाम्पल है। सबसे इसमें जो फेसल एक सबसे फेमस एग्जाम्पल जो आपने सुना होगा वो है डीडीटी, ठीक है। इकलौता बच्चों भारत एक ऐसा देश है दुनिया में जो अभी भी डीडीटी प्रोड्यूस करता है, बनाता है मच्छर मारने के लिए, ओके, वरना हम कहते हैं कि हमारा डेंगू मलेरिया जो है हम काबू में नहीं कर पाएंगे। डीबीटी बच्चों, और ये कंपनी भी सरकार की है, एक सरकारी कंपनी है, मैं नाम भूल रहा हूं उसका, ठीक है, वो एक सरकारी पीएसयू कंपनी है, वो अभी भी डीडीटी बनाती है, ठीक है, जो कि एक परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है, यानी कि ज्यादा अगर किसी के एक्सपोजर हो जाए तो उसकी बॉडी में अक्यूमुलेट हो सकता है, कई तरह की प्रॉब्लम कर सकता है, ये कैंसर, नर्वस सिस्टम को जो है खराब करा जा सकता है, डिजीज, इम्यून सिस्टम को खराब हो जाता है, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स आजकल बहुत हो रहे हैं। तो ये बच्चों डीडीटी जैसे पोल्यूटेंट्स की वजह से होता है, ठीक है। बच्चों इनसे डरना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बहुत समय तक तो ज्यादा जो है समय के लिए एनवायरमेंट में प्रेजेंट रहते हैं, डिग्रेड नहीं होते ये। दूसरा फिर एक्यूमुलेट हो जाते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, और एक्यूमुलेट हो गए तो लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, ठीक है। तो भारत में जरूरी नहीं है कोई अगर पोल्यूटेंट है तो किसी
ऑर्गेनिज्म में जाके अंदर वो दूर भी जो है दूसरे देश पे भी पहुंच सकता है और वहां पे उसको कोई कंज्यूम कर लेगा उस एनिमल को, तो वहां पे भी पोल्यूटेंट जो है ये जो है उसको भी जो है इफेक्ट कर सकता है। सो गाइस दिस वाज स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है वाज ऑलरेडी रेटिफाइड इन 2006 जो है भारत ने इसको रेटिफाई किया था। ठीक है, रेटिफाई और साइन आई होप आप सबको पता है, किसी को नहीं पता तो पूछ लेना। कोई भी कन्वेंशन होता है बच्चों उसको साइन करना क्या होता है और रेटिफाई करना क्या होता है। ठीक है, तो भारत ने बच्चों 2016 में रेटिफाई किया। आप बोलो सर आप हमें अब क्यों पढ़ा रहे हो ये 10 साल 20 साल बाद? तो बच्चों आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि बच्चों रेटिफाई तो हमने 2006 में किया था, लेकिन हमने इसमें अभी कुछ और भी केमिकल्स ऐड किए रिसेंटली बच्चों, 7 केमिकल्स। ओके, ये सारे के सारे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई इतना रट्टा नहीं मारना है, यूपीएससी नहीं पूछती ये सब। ठीक है, ओके ओके, सो ये केमिकल्स हमने ऐड किए हैं अभी। ओके, ऑलराइट, ओके। तो बच्चों 7 और केमिकल्स को हमने ऐड किया है इस बहुत बड़ी लिस्ट में। ठीक है, इस बहुत बड़ी लिस्ट में 7 केमिकल ऐड किए, मतलब हम इनको नहीं बनाएंगे, ना ही हम इनको प्रमोट करेंगे, ना ही हम इसको किसी को बनाने देंगे, ना ही हमारे देश में किसी को बिकने देंगे या यूज में आने देंगे। इससे बच्चों भारत को फायदा है यार, कई तरह के पैसा जो है आता है, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी आपको पता है। ठीक है, ग्रीन एनवायरमेंटल सिस्टम है। ओके, तो वो सब फंड्स हैं, कई तरह के जो हैं पैसे जो हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से आते हैं। तो हमने अब इन केमिकल्स को नहीं मना किया, नहीं बताएंगे, तो उसके बदले जो है हमें पैसा मिलेगा, भारत को जो है जो कि फंड्स मिलेंगे तरह तरह के। तो ये सारे फायदे हैं। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आगे हम चलते हैं इस रिपोर्ट के ऊपर। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, रिपोर्ट पे आपको पता ही है हर साल एक सवाल आता ही है। ठीक है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट बच्चों, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट निकालता है आपका वर्ल्ड बैंक। सीधा सीधा सवाल यही बन सकता है कि कौन ये रिपोर्ट निकालता है। ठीक है, निकालता है बच्चों वर्ल्ड बैंक। बच्चों बाइनियल रिपोर्ट एक तरह से, एक बाइनियल रिपोर्ट है ये। तो बच्चों रिवर्सल्स ऑफ फॉर्च्यून रहा गया इस साल की जो थीम रही, उसका जो टाइटल रहा वो था रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून्स। क्योंकि कैसे बच्चों ये देखा गया दुनिया में कोविड के टाइम पे, पर्टिकुलरली 2019-20 में, कि कैसे दुनिया जो है पॉवर्टी को धीरे धीरे जो है खत्म कर रही थी, लेकिन पॉवर्टी का पहली बार हुआ कि पॉवर्टी बढ़ गई। ठीक है, पॉवर्टी बढ़ गई। ओके, सो पॉवर्टी गाइस गॉट इंक्रीज्ड, it was getting decreased year by year. okay, but in these 2 years poverty के जो केसेस जो थे जो है इंक्रीज हुए गए। ओके, और ये भी बताया गया कि 9.4% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय द पॉवर्टी, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। ओके, यानी कि हमारी जो गाड़ी जो है आगे जा रही थी अब तक, वो एकदम से जो है रिवर्स में चली गई, यू टर्न उसने लेके पीछे चली गई। ये इस रिवर का खास तौर पे 20 सालों में बता रहा है ये। ग्लोबल एक्सट्रीम पॉवर्टी इज एक्सपेक्टेड टू राइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 20 ईयर्स बिकॉज ऑफ द कोविड-19। तो बच्चों आप जब भी लिखो यार मेंस के आंसर में, तो ये मत लिखो, ये लिखोगे और तो आप सिर्फ मेंस लिख के ही रह जाओगे। अगर आपको इंटरव्यू जाना है, अगर आपको एक रैंक लानी है, ये लिखो कि पॉवर्टी जो है, ये तो सब लिख रहे हैं पॉवर्टी बढ़ी है, वो तो सबको पता है, वो तो जो सब्जी बेच रहा है ठेले पे वो भी बता देगा कि पॉवर्टी हाँ भाई साहब बढ़ी है, पूछ लो आप उससे जाके आप। लेकिन आपको कैसे अपना आंसर में लिखना है? आप बच्चों रिपोर्ट कोट करो कि ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, इसमें ये लिखा है कि 20 सालों में पॉवर्टी पहली बार कोविड की वजह से जो है राइज हुई है। इट इज हैज बीन कोटेड अंडर द रिपोर्ट ऑफ पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी बाय वर्ल्ड बैंक। बस ये लिखते ही बच्चों आपका आंसर जो है, जिसमें 4 नंबर मिल रहे थे आपको 10 में से, वह आपको 6 मिल जाएंगे। और बस ये 2 नंबर का अंतर ही है जो आदमी को मेंस से सीधा टॉप 100 में ले आएगा। आपको टॉप 100 में नहीं ला पाया तो लिस्ट पे तो ले आएगा कम से कम, इस बात की टेंशन मत लो आप। ठीक है, तो ऐसे अपने को करना है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछिए। पीडीएफ गाइस मिल जाएगा सिड यूपीएससी चैनल पे, SID यूपीएससी चैनल ज्वाइन कर लेना, आपका ही चैनल है।
So we can do it there. Okay. Let's move on to the next thing. Okay. न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में गाइस बात कर लेते हैं. न्यू एनडीबी. Okay. NDB is the bank of the BRICS. You know that. Okay. BRICS nation you can see here. Okay. साउथ अफ्रीका पर नहीं दिख रहा इसमें. ठीक है. तो बच्चों साउथ अफ्रीका अच्छा यहाँ पे है. साउथ अफ्रीका ये रहा. ठीक है. तो ये देश है बच्चों. ये आपका रशिया है, ये चाइना है, ये इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, आजकल काफी न्यूज में है, ये ब्राजील है. ठीक है. तो ये आप देख लीजिएगा. ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है बच्चों. ब्रिक्स देशों का बैंक है. बेसिकली ब्रिक्स देशों का बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक. ओके. तो बच्चों हाल ही में बच्चों कई तरह के यार मिलियंस डॉलर ऑफ मनी हैज बीन लेंडेड टू इंडिया. भारत को जो है बहुत सारा पैसा मिला है इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक ने दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए. तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मैं बता दूं. न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है बच्चों ब्रिक्स का एक बैंक है. बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक है दुनिया में आज, जो कि इसका हेडक्वार्टर जो है आपके शंघाई के अंदर है. ब्रिक्स के देशों ने बनाया था इसको. तो बच्चों वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जहां पे एक तरह से कोटा सिस्टम चलता है, जहां पे जो बड़ा जितना जिसका बड़ा कद है उतना ही उसको ज्यादा वोटिंग राइट मिला हुआ है. तो बच्चों एक उसके अगेंस्ट या उसको एक लेसन सिखाने के लिए ब्रिक्स देशों ने ये भी डिसाइड करा कि यहाँ पे कोई बड़ा छोटा नहीं है. ठीक है. हमारे बैंक में कोई बड़ा छोटा नहीं है. सबका 20% वो है शेयर. तो ब्राजील का जो है 20% उसमें शेयर होल्डिंग है. रशिया का 20% है. भारत का भी 20% है. चाइना का भी 20% है. साउथ अफ्रीका 20% है. ठीक है. तो यहाँ पे भेदभाव नहीं, इगैलिटेरियन नहीं है. ठीक है. सो ओके. प्रोजेक्ट को काफी अप्रूवल दिया है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने. बस यही बताना था मुझे आपको. ठीक है. सो दिल्ली गाजियाबाद मेट्रो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ में जो बड़ा इसको जो है अभी फंड करने वाला है. मुंबई मेट्रो फेज 2 जो है बच्चों उसको भी ब्रिक्स का जो ये एनडीबी है न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इससे पैसा जो है मिलने वाला है. तो दोनों ही बातें अपने लिए जरूरी है. एनडीबी से जो पैसा मिलेगा आपके लिए. सो दिस इज द थिंग अबाउट द ओके न्यू डेवलपमेंट बैंक. ठीक है. जब बाकी ये ब्रिक्स देशों का बैंक है. ऑलराइट. ठीक है. ओके. बच्चों क्वाड देशों के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी यार. क्वाड बहुत ज्यादा उसमें रहा है और पहली बार ऐसा हुआ बच्चों कि क्वाड के जो है लीडर्स मिले. ठीक है. क्वाड के जो बाइडेन से भी पहली मुलाकात हुई मोदी जी की यहाँ पे, और क्वाड के जो है लीडर्स मिले आपके यूएसए के अंदर. ठीक है. क्वाड बच्चों क्वाड्रिलेटरल ग्रुपिंग भी कहा जाता है इसको. ठीक है. एशियन नेटो भी कहा जाता है इसको. एशियन नेटो भी कहा जाता है. ऑलराइट. तो क्वाड के बारे में आपको पता ही होगा, इस काफी न्यूज में रहता है. ओके. क्वाड के बारे में आपको पता ही होगा. सो लेट मी टेल यू अबाउट द क्वाड. ओके. बच्चों क्वाड इज बेसिकली ग्रुपिंग. वैसे हम कहते हैं कि चाइना वाइना से कोई ज्यादा लेना देना नहीं, बट चाइना से ही लेना देना है इसका. ठीक है. तो बच्चों ये डेमोक्रेटिक देश आ गए हैं इसमें चारों. ठीक है. यूएसए है इसमें, जापान है. बच्चों जापान के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो एबे साहब, शिंजो एबे ने बच्चों बहुत पहले 2005-2006 में जो है आइडिया दिया था कि क्वाड यार कुछ करो, चाइना जो है परेशान कर रहा है हमें तो बहुत ज्यादा. तब लेकिन इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि तब यूएसए और इंडिया को कोई ज्यादा दिक्कत थी नहीं. बट अब जो है सबको ही परेशानी होने लग गई, तो सब जो है एक ग्रुप में आ गए जिसको हम कहते हैं क्वाड. ठीक है. बच्चों क्वाड में और जो है जान फूकने जो एक बहुत बड़ी एक विक्ट्री, एक जीत कह सकते हो आप, और चाइना की एक बहुत बड़ी एक डिप्लोमेटिक हार आप कह सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया का आना. जो ऑस्ट्रेलिया का आना, सिर्फ आप ये मत देखिए कि डेमोक्रेटिक देश है ऑस्ट्रेलिया इसलिए आ गया. बच्चों ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़ी प्राइस पे करी है क्वाड में आने के लिए. आप ये भी समझिए बात को. ठीक है. ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़ी प्राइस पे करी है. क्या प्राइस पे करी है? ओके. अब बच्चों देखो, ऑस्ट्रेलिया और चाइना का कोई मतभेद है नहीं डायरेक्टली. कहां ऑस्ट्रेलिया दुनिया के कोने में है, कहां चाइना. ठीक है. ऊपर से ऑस्ट्रेलिया का बच्चों बहुत सारा सामान खरीदता है चाइना. ऑस्ट्रेलिया बीफ जो बनाता है ये, ओके, जो आपका ये प्रोडक्शन जो करता है, इसके मिनरल्स, यूरेनियम, बीफ, ओके, ग्रेन्स, खाने पीने का एग्रीकल्चर का सामान है, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट वगैरह. ठीक है. इसके आपके मिनरल्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, यूरेनियम, वो सब चाइना बच्चों खरीदता है. यानी कि बहुत बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर है
ऑस्ट्रेलिया का चाइना। इसलिए ऑस्ट्रेलिया को इतना समय में लगा क्वाड में आने के लिए, क्योंकि चाइना से उसकी कोई डायरेक्टली दुश्मनी भी नहीं है, ठीक है। लेकिन बच्चों क्योंकि अब लगा यार ऑस्ट्रेलिया को कि ये चाइना जो है अब ज्यादा ही कुछ जो है दादागिरी करना चाह रहा है, क्योंकि डेमोक्रेटिक देश फिर जो बेस है वो तो यार कॉमन है ना। यूएसए ने तो बहुत टाइम से चाह रहा था, लेकिन बच्चों ऑस्ट्रेलिया नहीं मान रहा था। ऑस्ट्रेलिया कहता नहीं, हम अच्छे रिलेशन, हमारे तो कोई दिक्कत ही नहीं चाइना से, हमारा उसने कुछ बिगाड़ा ही नहीं, हम उससे क्यों जबरदस्ती लड़ाई करें। लेकिन बच्चों ये एक बहुत अच्छी बात हो गई कि ऑस्ट्रेलिया भी क्वाड में आ गया प्रॉपरली, और हम लोगों ने चारों देशों ने एक्सरसाइज भी कर ली साथ में। उसको हमने क्वाड एक्सरसाइज नहीं बोला, वरना जो चाइना है एकदम बुन जाता, ठीक है, जल के, अभी तो जल रहा है वो, सिर्फ वो झनके जो है भुन के भुट्टा जैसे काला हो जाता है वैसा हो जाता है। तो बच्चों एक्सरसाइज हमने कर ली चारों ने, लेकिन उसको क्वाड एक्सरसाइज नहीं दिया, मालाबार एक्सरसाइज में ही हमने चारों देशों ने आके कर ली सक्सेसफुली, 2020 में भी और 2021 में भी। बच्चों मालाबार एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा बताता हूं। मालाबार एक्सरसाइज भारत और यूएसए ने चालू करी थी 1992 के अंदर, ठीक है। इसके अंदर हमने जापान को भी जोड़ दिया, जापान, यूएसए और इंडिया हो गए इसमें 2016 से, ठीक है। अच्छी बात गई ये हो गई कि 2020 में बच्चों इसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस चारों ही हो गए सक्सेसफुली। हमने 2020 में मालाबार एक्सरसाइज कंडक्ट कर ली और 2021 में भी कर ली, ठीक है। 2021 वाली एक्सरसाइज मालाबार बच्चों इंपॉर्टेंट है। ये हमने करी पैसिफिक ओशन में, गुआम आइलैंड जो है, ओके, गुआम आइलैंड जो है पैसिफिक ओशन के अंदर। और 2021 वाली करी हमने, 2020 वाली हमने करी बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। दोनों में ही क्वाड के चारों देश थे, नेवी एक्सरसाइज थी, नेवल एक्सरसाइज है, तो ये बहुत ही सही जवाब था। तो चाइना ने बोला भी ये तो हमारे खिलाफ, ये दादागिरी जो है ज्यादा मत करो, मान जाओ, वरना जो है अच्छा नहीं होगा। तो खैर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बच्चों एशियन नेटो भी कह दिया चाइना ने इसको कि एशियन नेटो है ये। अब नेटो आपको पता है, ये मत बोलना सर नेटो बता दो। नेटो बताने के लिए बच्चों आप मेरे साथ जुड़ जाओ अनअकैडमी यूपीएससी चैनल पे, वहां में IR प्लस का कोर्स लॉन्च हो रहा है मंडे से, ठीक है, यानी कि कल से ही, ठीक है। तो बच्चों सब्सक्रिप्शन आप बच्चों ले सकते हो, क्योंकि अभी जो है 9 दिसंबर से प्राइस बढ़ने वाला है, और अभी आपको 3 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है। यूज कीजिए कोड SID UPSC, और जो है डायरेक्टली मेंटरिंग लाइफ टाइम और डिस्काउंट पाइए मेरे से, ठीक है। अब गाइस क्या हुआ बच्चों, क्वाड पहले तो बना नहीं, शिंजो एबे ने बोला, बोल 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 के बेचारे थक गए वो, और अब तो रिटायर हो गए, तो जो है, पर तब किसी ने मानी नहीं उनकी बात, अब बनाना पड़ेगा क्वाड, ठीक है। तो बच्चों पहले अभी 2020 के अंदर कोविड के टाइम पे भी फॉरेन मिनिस्टर्स जो थे चारों देशों के, यूएसए, भारत और जापान और ऑस्ट्रेलिया के चारों देशों के फॉरेन मिनिस्टर मिले जापान के अंदर, टोक्यो के अंदर, ठीक है। कोविड के बारे में उन्होंने ज्यादा बातें करी, ठीक है, असली ये तो दिखाने के लिए होती है सारी बातें, असली बात थी ये वाली, ठीक है। मिले ये, और इन्होंने जो है आपके साइडलाइंस, सॉरी फॉरेन मिनिस्टर एक्सचेंज व्यूज ऑन द चाइनाज बिहेवियर। यही बच्चों, क्योंकि एम देखा जाता ना यार, ऑर्गेनाइजेशन का एम है चाइना को थोड़ा कंट्रोल में करना, चाइना बिहेवियर रखना है, ठीक है। मैरीटाइम सिक्योरिटी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग, साइबर सिक्योरिटी में चाइना से बच के रहना है, हर जगह से काउंटर करना है उसको। डेमोक्रेटिक देश हैं बच्चों, बेसिकली खिलाफ हैं जो चाइना के, या चाइना को जो कंटेन करना चाहते हैं, सीधी सी बात जो है ये है, ठीक है। तो बच्चों ये पहले फॉरेन मिनिस्टर मिल रहे थे 2019 में, ठीक है, फिर 2020 में भी मिले ये चारों देशों के फॉरेन मिनिस्टर, तो ये भी एक अच्छी बात है, ये ऊपर लिखा हुआ है वो सारी कहानी, ठीक है। अभी बच्चों 2021 में एक बहुत अच्छी बात हुई, और यहीं पे मोदी जी को पहला मौका मिला जो बाइडेन से भी मिलने का, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं अभी हाल ही में, आपको पता ही है। तो ये पहला मौका था कि मोदी जी जो है मिल पाए पर्सनली, फिजिकल, वो वर्चुअल समिट में नहीं, पर्सनल 1 to 1, ठीक है। मोदी जी मिल पाए जो बाइडेन से 24 सितंबर 2021, यानी 2 महीने पहले की बात है, ओके। और यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया के वो भी थे प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिस, ओके, प्राइम मिनिस्टर, ओके, सुगा भी थे जापान के। तो चारों लीडर्स मिले, उन्होंने वर्क किया कि इंडो पैसिफिक रीजन, बच्चों मैंने आपको ये इंडो पैसिफिक का मेरे उस क्लास में बताया था, मैंने आपको उसका सिग्निफिकेंस, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है।
ओके बच्चों, पहले जो थी यार यूएसए का, मैं बताता हूं, एशिया पैसिफिक बच्चों पॉलिसी थी यूएसए की। पॉलिसी जो थी यूएसए की वो थी एशिया पैसिफिक को कंट्रोल करना है। ओके, एशिया पैसिफिक को कंट्रोल करना है, यानी कि उसका पॉलिटी लेटर था, यानी कि पैसिफिक ओशन, और यहां तक उसका जो है सिक्योरिटी अपने आप को समझता था, ये मैं, या मेरा इलाका है, मैं यहां का दादा हूं, समझ रहे हो आप। पहले ये जो है उसका जो क्या नाम है मैं भूल गया, उसका जो ऑफिशियल सिक्योरिटी पॉलिसी थी उसमें एशिया पैसिफिक रीजन को मानता था कि वो, क्योंकि नेबरहुड है यूएसए का, यही पैसिफिक ओशन है, ये वेस्ट कोस्ट है यूएसए का, कैलिफोर्निया वगैरह है यहां पे, ठीक है। तो ये मानता था, लेकिन जो ट्रंप ने अपने कार्यकाल में इसको इंडो पैसिफिक कर दिया, ठीक है, इंडो पैसिफिक कर दिया, कि पैसिफिक को कवर करते हुए इंडो पैसिफिक, यानी कि पूरा यहां से लेके ये पूरा इलाका, ठीक है, यानी कि एक तरह से इंडिया को भी उसने अपने पाले में मिला लिया, और साउथ चाइना सी भी कवर हो गया इसमें अच्छे से, ठीक है। और ये जो है एक बहुत अच्छा जो है काम किया यूएसए ने, कि सिर्फ उसने ये नहीं बोला कि सिर्फ पैसिफिक में मैं देखूंगा, इंडियन ओशन में, इधर तो चाइना का ज्यादा है नहीं क्योंकि इधर गल्फ कंट्रीज है, अफ्रीका है, यही चाइना ज्यादा जो है टांग हाथ पांव चलाता है अपने, तो कह दिया पूरा इलाका है ये भाई, हमारा है, और मतलब हम यहां पे देखेंगे कि यहां पे कोई भी जो है जहाज वहाज जो है जो सी ऑयल वगैरह ले जा रहे हैं, व्यापार हो रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन लेन्स जो हैं वो फ्री रहें पूरा, कोई किसी का दबाव ना रहे। ओके, तो ये इस बच्चों ये टर्म बहुत एक्चुअली पॉपुलर हो गया, ये इंडो पैसिफिक, ठीक है। तो आपको भी यही लिखना है एग्जाम में। ओके, इंडो पैसिफिक, इसमें बच्चों ऑस्ट्रेलिया भी इसको इंडो पैसिफिक ही बोलता है, इस पूरे इलाके को, क्वाड के जितने, जापान में इंडो पैसिफिक बोलता है, हालांकि जापान पूरा पैसिफिक ओशन में उसको यहां पे, लेकिन ठीक है, एक इंडिया को भी साथ लेने के लिए तो इंडो पैसिफिक हो गया, और इंडिया को भी इससे सिक्योरिटी मिलती है कि हाँ यार हमारा इलाका भी जो है अब उसी उसमें आ गया है ग्रुप में, ठीक है। तो दिस इज अ गुड थिंग विच हैज हैपेंड। ओके बच्चों, क्वाड प्लस का भी थोड़ा हल्का सा बता देता हूं मैं आपको। तो ये मीटिंग हुई अभी, इसमें बात करी इन्होंने, ठीक है, कि कैसे करना है, आगे क्या करना है। ओके, सो इज न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, वियतनाम, ये भी बच्चों अमेरिका के अच्छे दोस्त हैं, लेकिन छोटे छोटे दोस्त हैं, तो इनको ज्यादा लेके कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। आगे जो बच्चों प्रॉब्लम हो सकती है चाइना से कभी होगी तो ताइवान को लेके होगी, या साउथ कोरिया को लेके होगी। ताइवान को लेके ज्यादा होगी, ताइवान ही बच्चों ट्रिगर पॉइंट बनेगा, आप देख लेना, ठीक है। ताइवान ही जो है ट्रिगर पॉइंट बनेगा। ताइवान बच्चों एक्चुअली चाइना जो है अपना आज भी क्लेम करता है, यहां पे जो चाइना है ये ताइवान है, ठीक है। जब जो चाइना में मूवमेंट चल रहा था आजादी का, जब चाइना एक देश बन रहा था, नेशनलिज्म चल रहा था, तो ऑब्वियसली वहां पे भी एक स्कूल ऑफ थॉट था कि डेमोक्रेसी लानी चाइना में, ठीक है। और एक स्कूल ऑफ थॉट था कि वो कहते नहीं कम्युनिज्म हम लाएंगे, ठीक है। तो वो तो चाइना में एक्चुअली मेनलैंड चाइना है, वहां पे कम्युनिज्म आ गया, कम्युनिस्ट जो है, और जो डेमोक्रेटिक वाले लोग थे उन्होंने क्या करे, भाग गए वहां से। बच्चों भाग के कहां चले गए, वो ताइवान चले गए, ठीक है। उन्होंने ताइवान में अपनी डेमोक्रेसी चला ली, और इसको भी चाइना जो है अब तक हड़प चुका होता, अपने में मिला चुका होता, लेकिन बच्चों तो अमेरिका ने संरक्षण दे रखा है, प्रोटेक्शन दे रखा है, इस वजह से चाइना की हिम्मत नहीं हुई है। और ताइवान बच्चों आज जो है यार दुनिया में लीडिंग कंट्री है, आप नाम बोलो कोई से इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का, उसमें चाइना का, इसमें ताइवान का जो है बहुत बड़ा रोल है। अभी कंपनी है बच्चों, गूगल करना आपसे, फॉक्सकॉन, ओके, फॉक्सकॉन कंपनी है, ये बनाती है आपके हर फोन में, एप्पल हो, सैमसंग हो, सब में जो चिप होती है ना, सेमीकंडक्टर्स, ये बनाती है फॉक्सकॉन, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, ताइवान की है ये। ताइवान और भी बहुत सारी चीजों में जो है आगे है बहुत ज्यादा, मतलब वर्ल्ड का आप समझ लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स में ये मतलब 30% जो है ताइवान ही बना रहा है, ये समझ लो आप। तो बच्चों इसको चाइना क्या है, मिलाना चाहता है। चाइना ने बोल भी दिया है कि आज नहीं तो कल बल या उससे किसी भी तरह से, बाय लूरिंग देम विद सम मनी और बाय पावर, मसल और पावर, मनी और पावर, किसी से भी जो है हम ताइवान को हम जो है मिला लेंगे हमारे अंदर, क्योंकि वन चाइना पॉलिसी मानता है वो। और ताइवान से आप संबंध नहीं रख सकते हो, अगर ताइवान से आप संबंध रख रहे हो तो चाइना आपसे संबंध नहीं रखेगा। चाइना का सीधा क्लियर कट फंडा है, अगर आप ताइवान से कोई देश संबंध रख रहा है तो वन चाइना पॉलिसी के तहत वो कहता है कि हमसे ही बातचीत करो, क्योंकि ताइवान हमारा ही है। लेकिन ताइवान वैसे उनका नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, वहाँ डेमोक्रेसी है, पूरा अलग है हर चीज़, वो डेमोक्रेसी है, वो अमेरिका वगैरह का दोस्त है।
लेकिन बच्चों चाइना जो है उसको अभी भी जो है यही होगा बच्चों ट्रिगर पॉइंट, मैं आपको आगे बता रहा हूं जितनी मेरी आईआर की नॉलेज है, ये होगा असली पॉइंट। जब जिस दिन चाइना ने ताइवान को कब्जा मिलाने की कोशिश करी जबरदस्ती, तब यूएसए वगैरह जो है सब आएंगे, और यूएसए आएंगे तो उसके दोस्त भी आएंगे, नेटो वगैरह क्वाड भी आएगा, और तब जो है दुनिया एक मुश्किल वक्त जो है देख सकती है। ओके, दैट इज द थिंग। सो दिस इज द थिंग। आगे बढ़ते हैं हम। बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट, बूबल। ओके, बूबल भी कहते हैं बच्चों, गूगल की तरह बूबल। ओके, तो बूबल से आपको इसको याद रखना है। ओके बच्चों, बूबल अभी एक एक्सपेरिमेंट किया गया यूके यूके यानी कि जो है यूनाइटेड किंगडम और भारत द्वारा बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो गाइस आपको पता है यार कि ये जो है क्या कहते हैं इसको, मॉनसून। ठीक है, मॉनसून वैसे ठीक है, हम काफी जानकारी रखते हैं मॉनसून के बारे में। आज जो है साइंस इतनी बढ़ चुकी है आगे कि हम ये जानकारी रखते हैं, मगर अभी भी क्लियर नहीं है। मॉनसून को प्रिडिक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, और कई बार जो है हमारे प्रिडिक्शन, हमारे जो आयास कयास हम लगाते हैं कि अच्छा इस बार बारिश सही होगी नहीं होगी, वो गलत हो जाते हैं बेसिकली। तो आज भी हमें कह सकते हैं कि बच्चों मॉनसून को स्टडी हम नहीं कर पाए, हमारे पास कंपिटेंट नॉलेज नहीं है बच्चों। इसके लिए हम पहले यूएसएसआर, हमारा जब दोस्त था हम यूएसएसआर के साथ भी हमने काफी जो है कोशिश करी। मोनेक्स एक्सपेडिशन हमने जो है किया, मोनेक्स 1 और मोनेक्स 2। बच्चों ये भारत और यूएसएसआर, सोवियत यूनियन के जो साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने जो है साथ में मिलकर मोनेक्स एक्सपेडिशन किया, जिसमें कि उन्होंने इंडियन ओशन में जहाज वहाज लेके गए, वो देखा भाई कहां पे क्या लो प्रेशर बन रहा है, बादल वादल, ये कहां से मॉनसून बन कैसे रहा है, ये कहां से आ रहा है मॉनसून, और कभी आता नहीं है ये, तो क्या हो जाता है ऐसा। तो ये सब हमने समझने की कोशिश करी मोनेक्स एक्सपेडिशन में। हालांकि बहुत देर पुरानी बात हो गई, 1970 1980s की। तो आज भी गई हम जो है मॉनसून को जो है यार समझना चाहते हैं, और समझ नहीं चाहे। इसका एक लेटेस्ट वर्जन है बूबल। ओके, तो बूबल के बारे में आपको बता देता हूं। कोई कमेंट अगर आप पूछना चाहते हो, ठीक है। ऑल क्लियर, बस सर इंडिया यूएस, हाँ इंडिया ये करते हैं यार, रिकॉग्नाइज करना पड़ता है ना उनको। चाइना कहता है बात ही नहीं करूंगा वरना मैं, करना पड़ता है उन्हें। बिल्कुल सही कह रहे हो आप निश्चल। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो बूबल एक्सपेरिमेंट इसी तरह से आपके व्हाट डू यू से दीज कंट्रीज, इंडिया और अभी जो है ये तो मोनिक्स तो हो गया पुराना, इंडिया और यूके ने बच्चों बेसिकली किया। भारत का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है बेंगलुरु, और यूके का जो यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजिलिया, ओके ईस्ट एंजिलिया ने मिलके ब्लूप्रिंट बनाया। एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर पाए हम लोग, वैसे नहीं एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं होना आसान नहीं है, ठीक है। मॉनसून का, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का और अदर वेदर रिलेटेड आपके फिनोमिनाज होते हैं जो बे ऑफ बंगाल में, इसे बच्चों कहा गया बूबल। ठीक है, इसको आप याद रखिए बूबल। ये सीधा आ सकता है और गूगल तब आपकी जो है मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो है अलाउ नहीं होता है, वो सब आपको पता ही है। तो बच्चों बूबल को भूले ना, बूबल क्या है यहाँ पे लिखा है, बाकी सिंपल है, ज्यादा नहीं जाना इसमें। ठीक है, तो ज्वाइंट बच्चों प्रोजेक्ट था ये यूके और इंडिया के बीच में मॉनसून को समझने के लिए। ओके, भारतीय मंत्रालय यूनाइटेड ओके यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस ने इसको जो है फंड किया भारत की तरफ से। अब यूके की तरफ से किसने किया वो लिखा हुआ है यहाँ पे, मगर वो जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि बूबल क्या है, फंडामेंटल उसका क्या है, वेदर को कैसे वो कंट्रोल करता है। ठीक है, साउथ एशियन समर मॉनसून को कैसे जो है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, कई सारी बातें बच्चों उसमें निकल के आई हैं बाहर कि सलाइन साउथ वेस्ट मॉनसून करंट जो अफ्रीका के पैरेलल बहके आता है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो उसके बारे में भी इसने बात करी कि टेम्परेचर, सैलिनिटी, ओके इसका क्या असर होता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो डू रीड दिस थिंग। बाकी जो है कुछ खास नहीं है, बाकी मॉनसून आपने पढ़ा है तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा ये। ओके, तो जो मॉनसून का सिग्निफिकेंस यहाँ पे लिखा है, मॉनसून बच्चों मॉनसून ईयर, मॉनसून के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ओके, मॉनसून के बिना जो है नथिंग इज पॉसिबल इन इंडिया, बिकॉज 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर, और उसका जो है आपके काफी 30-40% जो है डायरेक्टली ओके मॉनसून पे डिपेंडेंट है। उनके पास कोई भी इरिगेशन की सुविधा नहीं है। ठीक है, जितनी बारिश होती है मोस्टली 70 to 80% जो होती है भारत में वो मॉनसून के महीने में होती है। जून जुलाई, जून तो नहीं, जुलाई अगस्त सितंबर जो बारिश होती है वही जो है
अधिकतर बारिश होती है भारत में, 70-80% बारिश तय होती है। ठीक है, लाइफलाइन है बच्चों इंडियन इकोनॉमी की, 2/3 जो है डिपेंड करते हैं फार्मर इनकम इस पे। ठीक है, इरिगेशन के सोर्सेस पूरी तरह से हमारे पास नहीं है अभी। ठीक है, तो अगर एक अच्छा मानसून बच्चों एक बम्पर की तरह होता है, गुड मानसून मतलब एक बम्पर प्राइस होता है, उसमें जो है किसान भी खुश रहता है, इकोनॉमी भी खुश रहती है, ट्रेड भी बढ़ता है, डेफिसिट भी नहीं रहता, सब्जी वब्जी के जो दाम होते हैं वो भी ओके, अनाज के दाम होते हैं वो भी कंट्रोल में रहते हैं, महंगाई भी नहीं बढ़ती। तो जो गुड मानसून मतलब एक बहुत ही अच्छा बात है, गुड फॉर्च्यून भी लाता है वो साथ में। तो सिंपल जेनरिक बातें हैं ये। ठीक है, ओके ओके। सो गाइस, आरआईसी के बारे में मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी पढ़ाया था उसमें रशिया की क्लास में। अब मैं एक बार और बताता हूं आपको यहाँ पे। ठीक है, आरआईसी के बारे में, रशिया, इंडिया, चाइना। ठीक है बच्चों, आरआईसी ग्रुप के बारे में आपको बता देता हूं। ओके, बच्चों आरआईसी रशिया, इंडिया, चाइना जो बच्चों ग्रुप बना था, रशिया, इंडिया, चाइना, ये बच्चों बना था 1991 के बाद में, जब यूएसएसआर जो है टूट गया था और उसका टुकड़ा सबसे बड़ा रशिया निकल के आया। ठीक है, हमारे रिलेशन उस समय बहुत अच्छे थे यूएसएसआर से। हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की बात थी कि यार हमारा गॉडफादर जो था, हमारा जो प्रोटेक्टर स्टेट था, जो हमें हर तरह से मदद कर रहा था, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, छोटे छोटे कई टुकड़ों में बढ़ गया, जिसका सबसे बड़ा टुकड़ा बच्चों रशिया था। अब यूएसएसआर के साथ तो बच्चों बहुत सारी हमारी संधियां हुई थी, बहुत सारी ट्रीटीज हुई थी ऑलरेडी। तो हमने क्या किया, तुरंत अब कुछ तो करें, अब आंसू बहाने से तो क्या होगा, कुछ एक्शन भी तो करना पड़ेगा। तो हमने तुरंत क्या किया, जैसे यूएसएसआर जो है विघटन हुआ, डिसइंटीग्रेट हुआ, हमने आरआईसी ग्रुप बना डाला, रशिया, इंडिया, चाइना। ठीक है, तब बच्चों इंडिया भी बहुत खुश था इसमें, रशिया भी खुश था, चाइना ठीक है ले लो तो ले लो साथ में आ गया। ठीक है, तो बच्चों ऐसे आरआईसी ग्रुप की जो है शुरुआत हुई 1991 के बाद में, इसकी शुरुआत होती है आरआईसी ग्रुप। ठीक है, उसके बाद बच्चों इसमें थोड़ा मोमेंटम रहता है। ठीक है, मोमेंटम रहता है, लेकिन फिर जो है प्रॉब्लम इसमें चालू हो जाती है, क्योंकि चाइना से जो है हमारी, आपको पता है, जो है दूरियां बढ़ने लग जाती है और आरआईसी की जो वैल्यू है एक तरह से खत्म हो जाती है। ओके, लेकिन बच्चों रिसेंटली हाल ही में भारत ने इसमें जो है पार्टिसिपेट किया, वर्चुअल मीटिंग हुई इसकी, कोविड के कारण जो है मीटिंग वैसे नहीं हो पाई। ठीक है, तो 23 जून में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर ज्वाइंट दिस काउंटरपार्ट फ्रॉम द रशिया एंड द चाइना। ओके ओके, लवरोग और वांग ई जो थे ये आए वर्चुअल मीटिंग में आरआईसी की। ठीक है, आरआईसी की बच्चों वर्चुअल मीटिंग हुई है, काफी समय बाद हुई थे। तो बच्चों इंडिया तो यार मना कर रहा था इसमें कि हम नहीं जो है जाएंगे, हमें नहीं कर लेनी कुछ पार्ट इस मीटिंग में, क्योंकि चाइना ने अभी जो है हमारे जवानों को मारा है, शहीद किया है। ओके, गलवान वैली में 20 से ज्यादा जवानों को हमारे शहीद कर दिया चाइना की वजह से। तो इंडिया, लेकिन बच्चों रशिया ने पुश करा कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अपन मीटिंग तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों रशिया के दबाव में, रशिया से हम जो है अच्छे संबंध है, हमारे पुराना सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है वो, पुराने रिलेशंस हैं उससे, तो उसकी बात हमने मान नहीं, बोला चलो ठीक है आप कह रहे हो तो जो है हम आपकी बात पे मान लेते हैं। तो जो फोकस किया इसमें हमने कोविड-19 पे, पेंडेमिक पे, कि कोविड-19 को जो है कैसे अब कॉपरेट करना है, चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, स्टेबिलिटी वगैरह कैसे लानी है, सब बातें करी हमने। ज्यादा कुछ ऐसा कुछ खास उसमें हुआ नहीं, सिंबॉलिक इसका वो ज्यादा है मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंस। ठीक है, सिंबॉलिकली इट्स मोर इंपॉर्टेंट। ओके, सो बच्चों इंडिया वाज रिलक्टेंट, एज आई टोल्ड यू, इट वाज रिलक्टेंट टू जॉइन द आरआईसी मीटिंग फॉर द फॉलोइंग जून 15 वायलेंट फेस ऑफ हुआ था जो गलवान वैली में। ओके, तो उसके बाद जो है हमने नहीं करना चाहा। हाउएवर इट अग्री टू डू आफ्टर द पुश फ्रॉम द चाइना की, वो क्या रशिया की वजह से जो है हमने इसको फिर कर लिया अटेंड। ठीक है, तो ये बच्चों आरआईसी की जो है मीटिंग इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से पता होना चाहिए आपको। रशिया हो या चाइना हो, दोनों में आप इसको जो है यूज कर सकते हो। ठीक, सो जिसका आपको इंतजार था, यानी कि द ग्रेट एक्साइटिंग न्यूज विच यूर वेटिंग फॉर इज हेयर। सो गाइज, अनअकैडमी आपके लिए 2022 में एक धमाकेदार शुरुआत के साथ टोटल आपका 22% डिस्काउंट ऑफर आपके लिए लेके आया है, जो कि वैलिड है 1, 2 और 3 जनवरी को। ना ही बच्चों इससे पहले इतना बड़ा डिस्काउंट अनअकैडमी ने दिया है, ना ही आई थिंक आने वाले साल में अनअकैडमी 22% का डिस्काउंट, 5, 10, 15, 20% तक का डिस्काउंट भी आपको कहीं ना कहीं मिल गया होगा किसी ऑफर में, बट 22% का डिस्काउंट, स्ट्रेट डिस्काउंट, आई डोंट थिंक इट इज एवर
it was ever possible. So guys, make it a best investment of your life, and let's hope, let's wish, and we will try our best that you definitely clear your exam in the year 2022. So bachcho, time is now. Use the code SIDUPSC and be on the platform, a platform which gives you the brightest of the brightest opportunities to crack this examination with the top educators of India. You can, I hope you are giving the Unacademy Combat every Sunday, जिसमें आप 11 बजे जो है संडे को टेस्ट को दे सकते हो, इनाम पा सकते हो, रैंक अपनी जान सकते हो। गाइस, प्रैक्टिस करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सो प्रैक्टिस मॉक पेपर्स, ओके, अदर टेस्ट सीरीज एंड द कॉम्बैट ऑल्सो कैन हेल्प यू इन रियलाइजिंग दैट वेयर डू यू स्टैंड। आपकी रैंक से आपको पता लग जाएगा कि आप कॉम्पिटिशन में कहाँ लाइक करते हो। तो बच्चों, रिजल्ट अनअकैडमी ने बेहतरीन दिया ही है। आप भी पार्ट बन सकते हो हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स के, प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। ओके, आइकॉनिक एक प्रीमियम प्लान है जिसमें आपको सारी सर्विसेज मिलती हैं जो यहाँ पे लिख रही हैं। ओके, प्लस एक स्टैंडर्ड प्लान है। ओके, आप ये भी ले सकते हो, आप कोड यूज कर सकते हो सिड यूपीएससी, और आप जो है कई सारे फायदे और भी पा सकते हो यहाँ पे जो फायदे लिखे हुए हैं इनके अलावा। ठीक है, कोड यूज करें SID UPSC। इससे गाइज आपको डिस्काउंट मिल जाएगा मैक्सिमम। इससे जो है आपको मेंटरिंग और गाइडेंस मिल जाएगी मेरी तरफ से पूरी। इससे आपको जो है मटेरियल, टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट सभी इंस्टीट्यूट्स की मिल जाएगी। प्रैक्टिस करने के लिए हजारों क्वेश्चंस आपके पास जो है होंगे, और जो है जो कि बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। सो यूज द प्रॉपर कोड एंड गेट द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट एंड अदर फीचर्स। और बच्चों, मेंटरिंग और गाइडेंस का तो खैर रोल इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। आप प्लस लो या आप आइकॉनिक लो, दोनों में मैं आपको मेंटर और गाइड करूंगा। जस्ट यूज द सिड यूपीएससी कोड फॉर दैट। सो वेडनेसडे को बैच स्टार्ट हो रहा है, सो आप बैच में जो है एनरोल कर सकते हो और जो है अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रख सकते हो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लान लेके। ठीक है, ऑलराइट। सो आइकॉनिक इज अ प्रीमियम प्लान। बच्चों, लोन पे भी आप ले सकते हो, नीचे ही लोन का लिंक है, फॉर्म का लिंक है, वहां पे फॉर्म का लिंक पे जाइए और जो है 2 मिनट में फॉर्म भर दीजिए। नाम, नंबर, अपना फोन नंबर और जो है कोड डाल दीजिए, आपको अपने आप जो है अनअकैडमी की टीम जो है कॉन्टैक्ट कर लेगी। सो 20 बुक्स ऑल्सो आप यू गेट व्हेन यू टेक द सब्सक्रिप्शन वर्थ ₹10,000। बच्चों, 10,000 की किताबें आपको फ्री मिलती हैं सब्सक्रिप्शन के साथ में। सो ये भी आपके लिए एक बेनिफिट वाली बात है। ठीक है, दिस इज द सब्सक्रिप्शन प्लान। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल आइकॉनिक का है ये प्लस का है। ठीक है, सो आप जो भी आपको सही लगे, जो भी आपको फायदा नुकसान देखते हुए, अपना बजट देखते हुए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। मेरी माने तो मैं आपको 2 साल का रिकमेंड करूंगा कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, ताकि कॉम्बो मतलब अपना ऑप्शनल भी आप पढ़ पाएं। सो 2 ईयर कॉम्बो इज द बेस्ट थिंग। ओके, इतना जरूरत भी रहती है। तो प्लस लेना है, आइकॉनिक लेना है गाइस, आप डिसाइड कीजिए। आइकॉनिक ऑब्वियसली बेटर है, बट वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, तो आपको जो भी सूट करे वो आप ले सकते हो। ठीक है, ऑप्शनल का जो है आपके सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं। यूज द कोड SIDUPSC एंड यू गेट ऑल दीज बेनिफिट्स व्हाइल टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। ऑलराइट, सो दिस इज द थिंग। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास अपने IR एंड द वर्ल्ड की। टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा ताकि आप जो है सारे के सारे PDFs जो है अपना यहाँ से ले सकें। सो डू ज्वाइन द टेलीग्राम ऑल्सो, दैट इज द सिड UPSC। सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको सारे मेरे नोटिफिकेशन PDF वगैरह मिल जाएगी। सो